ड्रामा की स्टार्टिंग में ली यांग अपनी उस रात को याद करती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसे बस इतना याद है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस अजनबी आदमी ने नहीं, बल्कि खुद ली यांग ने पहले उसके करीब जाने की कोशिश की थी। नशे में उसने क्या क्या किया, ये बात उसे पूरी तरह याद नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें पहला कदम उसी ने उठाया था। उस रात यांग अपनी दोस्त लिन छिंगछिंग के साथ एक बार में गई हुई थी। छिंगछिंग का कहना था कि आज की रात बस रिलैक्स करने के लिए है, इसलिए ली यांग को इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे दो चार ड्रिंक और लेने के लिए कहती है, लेकिन ली यांग को पहले ही चक्कर आने लगे थे, इसलिए वो छिंगछिंग से कहती है कि वो रेस्टरूम जा रही है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। वहाँ से निकलने के बाद नशे में ली यांग की मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। वो आदमी असल में शिए जोंगशू था, लेकिन ली यांग उसे पहचानती नहीं थी। उसे देखते ही ली यांग बिना किसी झिझक के उसके करीब चली जाती है और कहती है, हे हैंडसम, तुम दिखने में बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। शिए जोंगशू उसे खुद से दूर हटने और छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ली यांग साफ मना कर देती है। वो नशे में उसके साथ चिपकी रहती है और उसे जाने नहीं देती। कुछ समय बाद दोनों होटल के कमरे में होते हैं। ली यांग अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन शिए जोंगशू उसके साथ सख्ती करने के बजाय उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे गुड गर्ल कहकर आराम से सोने के लिए बोलता है। ली यांग की हरकतें देखकर वो उससे कहता है कि अब वो उसे और परेशान नहीं करेगा, फिर बहुत आराम से उसे सो जाने देता है। ली यांग को बाद में इस पल की ज़्यादा बातें याद नहीं रहती, लेकिन उस रात शिए जोंगशू ने उसके साथ बुरा बिहेव नहीं किया था। अगली सुबह शिए जोंगशू अपने असिस्टेंट झाओ यान से बात करता है। झाओ यान उससे पूछता है कि पिछली रात उसकी नींद कैसी रही। शिए जोंगशू इस सवाल का जवाब देने के बजाय उसे ऊपर भेजने के लिए एक सेट कपड़ों का इंतजाम करने को कहता है। वो खास तौर पर बताता है कि कपड़े हल्के रंग के होने चाहिए और उनका साइज स्मॉल होना चाहिए। झाओयान तुरंत उसकी बात मान लेता है। इसके बाद शिए जोंगशू उसे एक और ज़रूरी बात बताता है। पिछली रात जो कुछ भी हुआ है उसकी खबर उसके ग्रैंडपा या फैमिली के बाकी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। झाओयान समझ जाता है कि मामला प्राइवेट है और उसे पूरी तरह सीक्रेट रखने का भरोसा देता है। उधर छिंगछिंग सुबह से लियांग को लगातार कॉल कर रही थी। वो गुस्से और चिंता में उससे पूछती है कि आखिर वो है कहाँ। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसने कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार लियांग का फ़ोन बंद आ रहा था। लियांग रेस्टरूम जाने का कहकर निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस ही नहीं लौटी। छिंगछिंग बताती है कि उसने और शिए शिनहांग ने बार के बाहर 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक उसका इंतज़ार किया। लियांग का कोई पता नहीं चलने पर वो इतनी घबरा गई थी कि पुलिस को कॉल करने वाली थी। लियांग बहाना बनाती है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। छिंगछिंग पूछती है कि अभी वो कहाँ है, लेकिन लियांग को खुद नहीं पता था, इसलिए वो अपनी लोकेशन भेजकर छिंगछिंग को वहाँ आने के लिए कहती है। छिंगछिंग उसके पास पहुँचते ही फिर पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ थी। लियांग पहले कहती है कि वो रास्ता भटक गई थी। छिंगछिंग हैरान होकर पूछती है कि कोई इंसान पूरी रात के लिए कैसे रास्ता भटक सकता है। अब लियांग ज़्यादा देर बात नहीं छिपा पाती। वो बताती है कि रात एक एक्सीडेंट हो गया था। छिंगछिंग तुरंत अंदाज़ा लगा लेती है कि मामला किसी आदमी से जुड़ा हुआ है। लियांग स्वीकार करती है कि उसने एक अजनबी आदमी के साथ रात बिताई। छिंगछिंग उससे पूछती है कि वो आदमी दिखता कैसा था और क्या उसने अपनी कोई चीज़ छोड़ी थी। लियांग को कुछ भी साफ याद नहीं था। जब उसकी आंख खुली तब वो आदमी कमरे से जा चुका था। छिंगछिंग बताती है कि वान्हे होटल सी ग्रुप के अंडर आता है। कुछ रूम्स वॉक इन गेस्ट के लिए होते हैं और वहाँ प्रॉपर गेस्ट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। वो लियांग से रूम नंबर पूछती है, लेकिन उसे वो भी याद नहीं था। चिंगचिंग सुझाव देती है कि शिए शिनहांग के थर्ड ब्रदर या सी ग्रुप की मदद लेकर उस आदमी का पता लगाया जा सकता है। लियांग तुरंत मना कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि इतनी एम्बैरसिंग बात शिए शिनहांग या उसके जानने वालों तक पहुंचे। वहीं शिए फैमिली के घर पर उसकी शादी की बात चल रही थी। शिए जोंगशू को लगता है कि उसके लिए जांग, ली या वांग फैमिली में से किसी लड़की को चुनकर एक मैरिज अलायंस तय कर दिया जाएगा। वो अपनी माँ से कहता है कि उसकी शादी की चिंता करने से बेहतर है कि वो और उसके पिता कुछ ओपेरा सुनकर अपना समय बिताएं। तभी शिए जोंगशू के पिता शिए चैंगसी भी वहां आ जाते हैं। उनकी पत्नी शिकायत करती है कि उनका बेटा उन्हें आराम से टेलीविजन तक नहीं देखने देता। वो 8 बजे आने वाला एक ड्रामा देख रही थी, लेकिन शिए जोंगशू ने आते ही बिना कुछ कहे रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। इसके बाद उसके पिता सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं कि अब जोंगशू की उम्र सेटल होने की हो गई है। उनके जानने वालों के बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, जबकि जोंगशू अब तक अकेला है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए फैमिली ने खुद उसके लिए
लड़की चुनने का फैसला किया है। लड़की उसके ग्रैंडपा के पुराने कॉमरेड की पोती है। वो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसने कभी किसी को डेट नहीं किया और वो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती है। उसके पिता बताते हैं कि लड़की बहुत सुंदर है और उसका नेचर भी जेंटल है। फिर वो उसका नाम बताते हैं, ली यांग। ये जोंगशु ये नाम सुनने के बाद भी तुरंत कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, बल्कि वो कह देता है कि उसके दिल में पहले से कोई लड़की है। ये सुनते ही उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि वो लड़की किस फैमिली से है, क्या करती है और जोंगशु उससे मिला कैसे। ये जोंगशु फिलहाल कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो बस इतना कहता है कि उसकी माँ ने पहले जो भी मैरिज मीटिंग्स अरेंज की हैं उन्हें कैंसिल कर दें और दूसरी फैमिली को प्रॉपरली समझा दें। उसकी माँ पूछती है कि वो लड़की आखिर है कैसी और क्या वो जोंगशु के इतने सीरियस और चुप रहने वाले नेचर को संभाल पाएगी। फिर उन्हें पता चलता है कि जोंगशु और वो लड़की अभी रिलेशनशिप में भी नहीं हैं। असल में ये सिर्फ उसकी तरफ से एक क्रश था। शिए जोंगशु बिना झिझक ये बात मान लेता है। वो कहता है कि जैसे ही वो उस लड़की को अपने करीब ले आएगा, उसे फैमिली से मिलाने ले आएगा। उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स को बस यही डाउट होता है कि क्या उनके बेटे को सच में किसी लड़की को परस्यू करना भी आता है। उस अजीब रात को 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन ली यांग अब भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। रात को जब भी सब शांत हो जाता, उसे उस अनजान आदमी की याद आने लगती। वो खुद को समझाती है कि बस ये मान लेगी जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया हो और उस बात को भूल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि वो आदमी उसके साथ काफी जेंटल था। यही बात ली यांग को और ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि वो चाहकर भी उसे सिर्फ एक बुरा एक्सीडेंट मानकर नहीं भूल पा रही थी। तभी छिंग छिंग का कॉल आता है और वो बिना किसी भूमिका के कहती है कि उसे ली यांग की मदद चाहिए। ली यांग पूछती है कि अब उसने कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है। छिंग छिंग बताती है कि उनके कॉलेज और साई ग्रुप के बीच एक टैलेंट रिक्रूटमेंट इवेंट होने वाला है। वहाँ वॉलंटियर्स कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो चाहती है कि ली यांग अगले दिन उसकी मदद करे। टी ग्रुप का नाम सुनते ही ली यांग को वान्हे रेजिडेंस याद आ जाता है। वो छिंग छिंग से पूछती है कि क्या वो कभी उसके लिए कोई अच्छी चीज नहीं सोच सकती। छिंग छिंग हंसकर कहती है कि इसमें बुरा क्या है, काम सिर्फ कॉलेज के में ऑडिटोरियम में चेक इन डेस्क संभालने का है। ऊपर से सी ग्रुप के जितने भी यंग एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, उन्हें पास से देखने का मौका भी मिलेगा। छिंग छिंग अभी हैंडसम एग्जीक्यूटिव्स की बात आगे बढ़ाने वाली थी, लेकिन ली यांग उसे रोक देती है। उसने फेस मास्क लगाया हुआ था और ज्यादा बात करने से वो सूख रहा था। वो कहती है कि कल की प्रॉब्लम कल ही देखी जाएगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट इवेंट शुरू होने वाला था, लेकिन साई ग्रुप के लोग समय पर नहीं पहुंचे थे। वहां खड़ी लड़कियां आपस में बात कर रही थीं कि ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स काफ़ी यंग, सक्सेसफुल और हैंडसम हैं। लियांग को लगता है कि ये सब बस फोटोज और फिल्टर्स की वजह से होगा। तभी साई ग्रुप की टीम वहां पहुंच जाती है। सबसे आगे शिए जोंगशु चल रहा था। उसे देखते ही लियांग को उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो तुरंत समझ नहीं पाती कि उसने उसे कहाँ देखा था। लियांग के हाथ से पेन गिरता है और शिए जोंगशु उसे उठाकर दे देता है। छिंग छिंग एक्साइटेड होकर कहती है कि चेयरमैन सी ने खुद उसका पेन उठाया है। फिर वो सामने चलते आदमी की पूरी पहचान बताती है। वो शिए जोंगशु था, सी ग्रुप का नया चेयरमैन और हेयर। चिंग चिंग के मुताबिक उसकी उम्र 29 साल थी और वो शिए शिनहांग का थर्ड ओल्डर ब्रदर था। उसका आज तक किसी लड़की के साथ कोई स्कैंडल नहीं हुआ था, इसलिए बिजनेस सर्कल में उसे अल्टीमेट डायमंड बैचलर माना जाता था। नाम और पहचान सुनते ही ली यांग का डाउट और गहरा हो जाता है। उसे शिए जोंगशु की खुशबू बहुत फैमिलियर लगती है। वो सेंट बिल्कुल उसी आदमी जैसी थी जिसके साथ उसने होटल में रात बिताई थी। उधर शिए जोंगशु भी ली यांग को देख चुका था। वो सोचता है कि बेड से बाहर ये लड़की कितनी शांत और चुप है। यही लड़की उस रात उससे चिपकी हुई थी और अब सिर झुकाकर ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद डीन वैंग शिए जोंगशु को कॉलेज का नया एआई असिस्टेड डिज़ाइन सिस्टम दिखाते हैं। वो बताते हैं कि इस सिस्टम को कुछ कंपनीज में ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। वो शिए जोंगशु को लेबोरेटरी विजिट करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी साई ग्रुप के बिजनेस डायरेक्शन से मैच करती है। शिए जोंगशु कहता है कि वो आज यहाँ खुद भी चीज़ें समझने और सीखने आया है, लेकिन इसी मीटिंग के बीच वो झाओ यान को उस लड़की की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए भेज देता है जिसे उसने रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास देखा था। कुछ देर बाद झाओ यान पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आता है। वो बताता है कि लड़की का नाम ली यांग है। वो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में जूनियर स्टूडेंट है। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और उसे 2 बार स्कॉलरशिप मिल चुकी है। उसके पिता एक मिड साइज ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं। उसकी माँ की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी और 3 साल पहले उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। ली यांग का एक छोटा हाफ ब्रदर भी है।
शिये जोंगशू को साफ समझ आ जाता है कि ये वही ली यांग है जिसका मैरिज प्रपोजल उसके पिता ने कुछ दिन पहले दिया था। झाओ यान पूछता है कि क्या उसे इस मामले में कुछ और करना है, लेकिन शिये जोंगशू मना कर देता है और मीटिंग कंटिन्यू करने को कहता है। यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डीन वैंग शिये जोंगशू से कहते हैं कि बाकी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स बाद में डिस्कस की जाएंगी। सी ग्रुप की टीम बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स अब भी ऑडिटोरियम में रह जाते हैं। कॉलेज स्टाफ लियांग को वे मटेरियल्स देते हुए कहते हैं कि उन्हें पार्किंग लॉट में खड़ी साई ग्रुप की कार तक पहुंचाना है। कार ईस्ट गेट के पास खड़ी थी। उसका रंग ब्लैक था और नंबर प्लेट के आखिर में 3 बार 8 आता था। लियांग सोचती है कि वो तो बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, फिर डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने का काम उसी को क्यों दिया जा रहा है। इसके बावजूद वो ज़्यादा बहस नहीं करती। वो खुद को समझाती है कि बस कुछ पेपर्स ही तो देने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पार्किंग एरिया में पहुंचकर ली यांग सामने शिये जोंगशू को देखकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हर बार वही आदमी उसके सामने क्यों आ रहा है। फिर भी वो नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए डॉक्यूमेंट्स उसे दे देती है और कहती है कि डीन वॉन्ग ने ये मटेरियल्स भेजे हैं। शिये जोंगशू उसे मेहनत करने के लिए धन्यवाद देता है। लियांग तुरंत वहां से निकलना चाहती है, लेकिन वो उसे मिस लाई कहकर रोक देता है। फिर वो उसका पूरा नाम कंफर्म करता है। ली यांग जैसे ही अपना नाम स्वीकार करती है, शिये जोंगशू एक एक करके उस रात की एग्जैक्ट डिटेल्स बताना शुरू करता है। 27 अगस्त, वानहे होटल, पेंट हाउस और रूम 901। अब ली यांग का शक सच में बदल जाता है। वही आदमी था। शिये जोंगशू भी समझ जाता है कि उसे सब याद आ गया है। वो ली यांग को कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन ली यांग मना कर देती है। वो कहती है कि वो खुद डॉम तक चली जाएगी। शिये जोंगशू से छोड़ने की बात करता है, मगर ली यांग बार बार कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उस रात के बारे में सफाई देते हुए कहती है कि उसे सच में कुछ याद नहीं है। अगर उसने नशे में उसे किसी तरह ऑफेंड किया हो तो वो माफ़ी चाहती है। शिये जोंगशू पूछता है कि वो होटल तक कैसे पहुंची थी। ली यांग बताती है कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे था और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। बाद में वो सोने के लिए जगह ढूंढते हुए गलती से गलत कमरे में चली गई। वो उस समय अकेली थी। शिये जोंगशू पूछता है कि कमरे में जाने के बाद उसे और क्या याद है। लियांग कुछ नहीं बता पाती। तब वो कहता है कि जब वो तय कर लेगा कि लियांग को कैसे जिम्मेदार ठहराना है तो उसे बता देगा। लियांग तुरंत आर्ग्यू करती है कि उस रात जो भी हुआ उसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वे दोनों एडल्ट्स हैं और जो हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ, इसलिए सारी गलती अकेले उसके सिर पर नहीं डाली जा सकती। ये जोंगशू कहता है कि इसी वजह से उसने पुलिस को कॉल नहीं किया, लेकिन पहला कदम ली यांग नहीं उठाया था। वो नशे में खुद उसे पकड़कर उसके पास आई थी। ली यांग कहती है कि वो उस समय ड्रंक थी। शिये जोंगशू जवाब देता है कि ड्रंक होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी पकड़ सकती है। वो ये भी बताता है कि सुबह जाते समय उसने नाइट स्टैंड पर अपना बिजनेस कार्ड छोड़ा था, लेकिन ली यांग ने उससे कांटेक्ट तक नहीं किया। ली यांग को लगता है कि वो पूरी कहानी उल्टी बता रहा है। उसके हिसाब से शिये जोंगशू खुद धीरे धीरे उसके करीब आया था। तब वो ली यांग की कही हुई लाइन दोहराता है। उसने उसे हैंडसम और क्यूट कहा था और ये भी कहा था कि आज वो उसके साथ अपनी मर्जी चलाएगी। अपनी ही बातें सुनकर ली यांग शर्म से जवाब नहीं दे पाती। आखिर में दोनों वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। शिये जोंगशू उसे जाने देता है, लेकिन फिर कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में फैसला करने के बाद वो उससे दोबारा कांटेक्ट करेगा। जाते जाते वो ली यांग से कहता है, सी यू नेक्स्ट टाइम। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद झाओ यान शिये जोंगशू से पूछता है कि अब वे ऑफिस जाएंगे या घर। शिये जोंगशू सीधे ओल्ड फैमिली होम वापस चलने के लिए कहता है। वो साथ ही झाओ यान को अगले दिन का पूरा स्केड्यूल उसके ईमेल पर भेजने को कहता है। झाओ यान उसकी बात मानकर कार को फैमिली होम की तरफ ले जाता है। फैमिली होम पहुंचते ही शिये जोंगशू सीधे अपने पिता को ढूंढता है। उसकी माँ बताती है कि उसके पिता ऊपर स्टडी में फोन पर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसके पिता नीचे आते हैं और पूछते हैं कि उसे उनसे क्या काम है। शिये जोंगशू उनसे लियांग की फोटोग्राफ मांगता है। उसके पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट बेहद अजीब लगती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसी ने कहा था कि उसके दिल में कोई और लड़की है और वो अरेंज्ड मैरिज नहीं करेगा। उसके पिता याद दिलाते हैं कि उसकी बात मानकर उन्होंने ली फैमिली तक मैसेज भी पहुंचा दिया था कि उनका बड़ा बेटा किसी और को पसंद करता है। अब अचानक वही लड़का ली यांग की फोटो देखना चाहता था। शिये जोंगशू बस इतना कहता है कि वो फोटो देखना चाहता है। उसके पिता पहले पूछते हैं कि क्या वो अपनी पसंद की लड़की और ली फैमिली की लड़की की खूबसूरती कंपेयर करेगा। फिर भी आखिर में फोन निकालकर उसे ली यांग की फोटोग्राफ दिखा देते हैं। फोटो देखते ही शिये जोंगशू कंफर्म कर लेता है कि ये वही लड़की है। उसके पिता पूछते हैं कि उसे ली यांग कैसी लगी। शिये जोंगशू उल्टा पूछता है कि जिस मैरिज अरेंजमेंट की बात हुई थी क्या वो अब भी पॉसिबल है। उसके पिता हैरान होकर उससे मतलब पूछते हैं। तब शिये जोंगशू कहता है कि फोटो ली यांग के साथ जस्टिस नहीं करती, क्योंकि वो असल में इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। इतना कहकर वो ऊपर जाने लगता है। उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो गुड नाइट कहकर चला जाता है। पीछे उसके पेरेंट्स हैरान थे कि वो लियांग से कब मिला और उसने उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं। दूसरी तरफ लियांग अब भी शिए जोंगशू की बात को लेकर परेशान थी। उसने कहा था कि जब वो सोच लेगा तब बताएगा कि लियांग को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लियांग खुद को बस एक स्टूडेंट मानती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिए जोंगशू जैसा आदमी उससे किस तरह की जिम्मेदारी मांग सकता है। वह हाँ, ये बात छिंगछिंग को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर रुक जाती है। छिंगछिंग का शिए शिनहांग से कनेक्शन था और शिनहांग सीधे शिए फैमिली से जुड़ा हुआ था। अगर छिंगछिंग को पता चला तो संभव था कि शिए शिनहांग को भी सब मालूम हो जाए, इसलिए ली यांग इस बात को फिलहाल अपने तक रखने का फैसला करती है। उधर शी फैमिली के घर में ओल्ड मास्टर शी के 88वें बर्थडे बैंक्वेट की तैयारियां चल रही थीं। बटलर के पास गेस्ट की लंबी लिस्ट थी, जिसे 3 बार रिवाइज किया जा चुका था। अब खुद शिए जोंगशू ने उस पर फाइनल अप्रूवल दिया था। फैमिली के स्टाफ को साफ बताया जाता है कि ये सिर्फ बर्थडे इनविटेशन लिस्ट नहीं है। पूरे जिंग सिटी का बिजनेस सर्कल देख रहा है कि सी फैमिली किसे बुलाती है और किसे नहीं, कौन व्यक्ति गेस्ट लिस्ट में शामिल है और कौन बाहर। इससे बिजनेस वर्ल्ड में सी फैमिली के रिलेशंस और प्रायोरिटीज का अंदाजा लगाया जाएगा। इसलिए स्टाफ को बहुत ध्यान से काम करने और किसी भी तरह की गलती न होने देने के लिए कहा जाता है। इसी बीच छिंगछिंग फिर लियांग को कॉल करती है। वो पूछती है कि क्या लियांग सच में क्लास रियूनियन में नहीं आने वाली। वो उसे बताती है कि शू वाइबे भी वहाँ होगा और उसने खास तौर पर पूछा था कि लियांग आएगी या नहीं। लियांग पूछती है कि शू वाइबे उसके बारे में क्यों जानना चाहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर घर लौट आए हैं। छिंगछिंग भी हैरान होती है, क्योंकि अंकल ली तो सन्या में फिशिंग करने गए थे और उनका अभी लौटने का कोई प्लान नहीं था। लियांग कहती है कि उसे खुद कुछ नहीं पता। वो पहले क्लब जाने का कोई बहाना बनाने वाली थी, लेकिन फादर के अचानक वापस आने से उसका प्लान खराब हो गया, इसलिए वो जल्दी से कॉल खत्म कर देती है। लियांग अपने फादर ली लूचियान से मिलते ही पूछती है कि वो तो परसों लौटने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो अपनी स्टेप मदर और बाकी फैमिली के बारे में भी पूछती है। उसके फादर बताते हैं कि उसकी स्टेप मदर किचन में उसके लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बना रही है, क्योंकि उसे लगता है कि लियांग इन दिनों बहुत देर तक जागती है और उसका चेहरा थका हुआ दिखता है। लियांग बात बदलकर अपने फादर को बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो पहले पूछते हैं कि आज रात वो कहाँ गई थी। लियांग झूठ बोलती है कि वो डॉम में बैठकर पढ़ रही थी। उसके फादर पूछते हैं कि वो चाइनीज़ आर्ट हिस्ट्री पढ़ रही थी या इंट्रोडक्शन टू कल्चरल रेलिक स्टडीज़। फिर वो कहते हैं कि अगर लियांग चाइनीज़ आर्ट हिस्ट्री कहेगी तो उनका अगला सवाल गु काइजी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा होगा। लियांग समझ जाती है कि उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा, इसलिए वो मान लेती है कि वो बस एक नॉवल पढ़ रही थी। अब उसके फादर असली बात सामने रखते हैं। उसी आफ्टरनून सी फैमिली का एक आदमी पर्सनली इनविटेशन देने आया था। ये इनविटेशन ओल्ड मास्टर सी के बर्थडे बैंक्वेट का था। मैसेज में कहा गया था कि मिस्टर ली की मौजूदगी ज़रूरी है और चेयरमैन सी जोंगशू ने खास तौर पर ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को बुलाने के लिए कहा है। उसके फादर तुरंत पूछते हैं कि क्या वो शी जोंगशू को जानती है। लियांग पहले घबराती है, फिर आधा सच बताती है। वो कहती है कि लिन छिंगछिंग और शिए शिनहांग एक दूसरे के करीब हैं। एक गैदरिंग में शिनहांग के थर्ड ब्रदर भी मौजूद थे और वहीं उसकी शिए जोंगशू से एक बार मुलाकात हुई थी। उसके फादर को ये जवाब पूरा कन्विंसिंग नहीं लगता। वो पूछते हैं कि साई फैमिली का थर्ड सन एक ऐसी लड़की को खास तौर पर क्यों बुलाएगा जिससे वो सिर्फ एक बार मिला है। लियांग कहती है कि उसे क्या पता। उसके फादर फिलहाल बात वहीं छोड़ देते हैं और उसे बर्ड्स ने सूप पीने भेजते हैं। अपने कमरे की तरफ जाते हुए लियांग को लग रहा था कि अब वो बुरी तरह फंस चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बर्थडे बैंक्वेट में जाकर शिए जोंगशू का सामना कैसे करेगी। उस रात वो नशे में उसके ऊपर बैठ गई थी और ऐसे बोल रही थी जैसे वो कोई पावरफुल आदमी नहीं, बल्कि उसके फेवर का इंतजार कर रहा हो। अब होश में उसी आदमी के सामने जाना उसे बहुत एम्बैरसिंग लग रहा था। तभी उसकी स्टेप मदर उसे नीचे बुलाकर कहती है कि बर्ड्स ने सूप तैयार है और अभी गर्म है। लियांग अपनी टेंशन छिपाकर जवाब देती है कि वो आ रही है, लेकिन मन ही मन उसका बस एक ही सवाल था, इतने सारे लोगों में उसे दोबारा उसी आदमी से क्यों मिलना पड़ रहा है। लियांग छिंगछिंग को कॉल करके पूछती है कि उसके फादर को क्लब वाली बात तो नहीं पता चली। लियांग कहती है कि प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है। वो बताती है कि साई फैमिली ने बर्थडे बैंक्वेट का इनविटेशन भेजा है और ख़ास तौर पर उसका नाम लेकर उसे बुलाया गया है। छिंगछिंग इस बात को बेहद बड़ा मानती है, क्योंकि ओल्ड मास्टर साई का बर्थडे बैंक्वेट पूरे सोशल सर्कल की नज़रों में था। वो कहती है कि वहाँ लियांग आसानी से सबके अटेंशन का सेंटर बन सकती है, लेकिन लियांग को किसी का अटेंशन नहीं चाहिए था। वो चाहती थी कि बैंक्वेट में कोई उसकी तरफ देखे ही नहीं, खासकर शिए जोंगशू। बैंक्वेट के लिए लियांग को एक फिटेड चियोंगसाम पहनाया जाता है। उसे देखकर फैमिली मेंबर कहता है कि ड्रेस उस पर बिल्कुल परफेक्टली बैठ रही है और वो बहुत खूबसूरत लग रही है।
लेकिन ली यांग को इस समय अपनी खूबसूरती की कोई खुशी नहीं थी। वो कहती है कि अच्छा दिखने का क्या फ़ायदा, जब उसे उस आदमी के सामने जाना है जिसने उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे एम्बैरेसिंग हालत में देखा है। तभी उसके फादर उसे चलने के लिए बुलाते हैं। ली यांग खुद को संभालती है और उनके साथ साई फैमिली के बर्थडे बैंक्वेट के लिए निकल जाती है। बैंक्वेट वेन्यू पर पहुंचते ही शी फैमिली के लोग ली लूचियान का स्वागत करते हैं। शी चैंगसी उनसे कहते हैं कि काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई है, पिछली बार भी वे लगभग 1 साल पहले इसी समय मिले थे। फिर उनकी नज़र ली यांग पर जाती है। वो पहचानते हैं कि ये वही छोटी सी यांग यांग है जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। ली यांग उन्हें पोलाइटली अंकल सीए कहकर ग्रीट करती है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। इसके बाद उन्हें ओल्ड मास्टर सी के पास ले जाया जाता है। ली यांग उन्हें बर्थडे विश करते हुए लंबी उम्र की दुआ देती है। ओल्ड मास्टर शी उसे देखते ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ली यांग सच में बहुत बड़ी हो गई है। वो ली यांग के ग्रैंडपा और फादर की किस्मत की तारीफ करते हैं कि उनके घर इतनी सुंदर पोती और बेटी है। फिर उसे अपने पास बैठाकर साथ में बातें करने के लिए कहते हैं। ली यांग ओल्ड मास्टर सी के पास बैठी होती है और शी जोंगशू भी वहीं आकर बैठ जाता है। उसे अपने इतने पास देखकर ली यांग अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन फैमिली के सामने कुछ नहीं कह सकती। ओल्ड मास्टर सी उससे पूछते हैं कि खाना उसके टेस्ट का है या नहीं। वो उसे झिझकने से मना करते हैं। ली यांग पोलाइटली धन्यवाद देती है और कहती है कि खाना बहुत अच्छा है। फैमिली के दूसरे लोग भी उससे बातें करना शुरू करते हैं। वे उसकी उम्र पूछते हैं और ली यांग बताती है कि वो 21 साल की है। फिर उससे कंफर्म किया जाता है कि वो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ली यांग हाँ कहती है। उसका मेजर पूछा जाता है तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर बताती है। सभी उसके सब्जेक्ट को अच्छा बताते हैं। बाहर से ली यांग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रही थी, लेकिन पास बैठे शिए जोंगशू की वजह से उसका ध्यान लगातार भटक रहा था। आखिर वो अपने फादर से ओल्ड मास्टर सी को धन्यवाद कहती है और रेस्टरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से उठ जाती है। ली यांग जैसे ही बाहर निकलती है, शिए जोंगशू भी उसके पीछे आ जाता है। अचानक उसे अपने पास देखकर ली यांग की आवाज़ निकल जाती है, लेकिन शिए जोंगशू तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहता है। ली यांग पूछती है कि वो क्या कर रहा है और जो भी बात करनी है वो बाहर आराम से क्यों नहीं कर सकता। शिए जोंगशू कहता है कि उसे एक ज़रूरी बात बतानी है। वो पूछता है कि क्या ली यांग जानती है कि आज उसकी फैमिली को इस बैंक्वेट में क्यों बुलाया गया है। ली यांग कहती है कि उसके ग्रैंडपा और ओल्ड मास्टर सी पुराने कॉमरेड्स थे और दोनों फैमिलीज हमेशा कांटेक्ट में रही हैं, इसलिए बर्थडे पर पुराने दोस्तों को बुलाना बिल्कुल नॉर्मल है। शिए जोंगशू मानता है कि ये बात सही है, लेकिन फिर पूछता है कि आज उसके फादर उसे साथ लेकर ही क्यों आए। पहले तो उन्होंने कभी ली यांग को ऐसे बैंक्वेट में साथ नहीं लाया था। ली यांग तुरंत कहती है कि जो भी वो सोच रहा है वो इम्पॉसिबल है। शिए जोंगशू उसे नाम लेकर बुलाता है तो वो और ज़्यादा नर्वस होकर कहती है कि वो उसे इस तरह न बुलाए। वो शांत होकर पूछता है कि क्या उसने उसका नाम गलत लिया है। कुछ समय बाद शिए जोंगशू ली यांग को एक डॉक्यूमेंट देता है और उसे खोलकर पढ़ने के लिए कहता है। ली यांग पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद पूछती है कि ये आखिर है क्या। शिए जोंगशू बिना घुमाए बताता है कि ये मैरिज एग्रीमेंट है। इसे उसी सुबह तैयार किया गया था और दोनों फैमिलीज के एल्डर्स यही चाहते हैं। प्लान ये था कि पहले ली यांग और शिए जोंगशू प्रॉपरली मिलें। अगर दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो तो रिलेशनशिप को ऑफिशियली आगे बढ़ाया जाएगा। ली यांग को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। शिए जोंगशू पूछता है कि क्या वो मजाक करता हुआ दिख रहा है। ली यांग कहती है कि उसके स्टेटस को देखते हुए उसे मैरिज अलायंस के लिए अपने लेवल की कोई और लड़की ढूंढनी चाहिए। शिए जोंगशू उससे पूछता है कि उसके हिसाब से उसे किसे चुनना चाहिए। ली यांग सीधे जवाब नहीं दे पाती। इसके बजाय वो कहती है कि अगर वो होटल वाली रात की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा है तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वे दोनों एडल्ट्स हैं और उस रात जो भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, इसलिए वे उस बात को वहीं ख़त्म करके ऐसा बिहेव कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये जोंगशू बताता है कि साई फैमिली के मैटर्स का फैसला वो अकेला नहीं करता। अगर लियांग के मन में इस मैरिज को लेकर कोई बात है तो वो सीधे कह सकती है। लियांग उससे पूछती है कि क्या उसने खुद इस अरेंजमेंट को रिफ्यूज़ करने के बारे में नहीं सोचा। आखिर आज से पहले दोनों ने मुश्किल से कुछ बातें ही की थीं। शिए जोंगशू मानता है कि वे एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। फिर वो साफ कहता है कि अगर लियांग सच में ये मैरिज नहीं चाहती तो साई फैमिली उसे फोर्स नहीं करेगी। शिए जोंगशू से बात करने के बाद ली यांग अपने फादर के पास वापस आती है। वो गुस्से में पूछती है कि आज के समय में भी कोई अरेंज्ड मैरिज कैसे कर सकता है। उसे लगता है कि उसके फादर ने बिना उसकी मर्जी पूछे उसकी पूरी जिंदगी का डिसीजन ले लिया है। लेकिन ली लुचियान उससे पूछते हैं कि वो शिए जोंगशू के साथ थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकी। क्या उसे उसके साथ अपनी शादी की डेट डिस्कस नहीं करनी थी। लियांग नाराज होकर कहती है कि वो ऐसे आदमी से शादी की बात कैसे कर सकती है जिसके साथ उसने मुश्किल से 2-4 बातें की हैं। उसके फादर ने एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है या किस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है।
उसके फादर को लगता है कि ली यांग शिए जोंगशू को अपने लायक नहीं मान रही। ली यांग कहती है कि बात उसके अच्छा या बुरा होने की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उससे पूछे बिना सब कुछ डिसाइड कर दिया गया। ली लुछियान कहते हैं कि अगर वो अभी शिए जोंगशू को पसंद नहीं करती तो शादी के बाद पसंद करने लगेगी। दोनों फैमिलीज 20 साल से एक दूसरे को जानती हैं। खुद ओल्ड मास्टर सी ने ये रिश्ता प्रपोज किया है। आज उन्होंने शिए जोंगशू को ध्यान से देखा और वो उन्हें मैच्योर, स्टेबल और ली यांग के लिए परफेक्ट लगा। फिर वो असली बिजनेस सिचुएशन भी बताते हैं। ली ग्रुप इस समय ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रगल कर रहा था, जबकि सी फैमिली कई जनरेशन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में मजबूत थी। सी ग्रुप का नाम ही बैंक से बिना कोलैटरल लोन दिलवाने के लिए काफी था, इसलिए ये मैरिज ली फैमिली के लिए सबसे सेफ और बेनिफिशियल ऑप्शन थी। उसके फादर पहले ही सी फैमिली से एंगेजमेंट की बात कर चुके थे। 1 महीने बाद एंगेजमेंट होगी और उससे पहले ली यांग को शिए जोंगशू के साथ समय बिताकर उसे जानने का मौका मिलेगा। वो बताते हैं कि शिए जोंगशू अगली सुबह बिजनेस के लिए कंट्री एक्स जा रहा है। वो चाहते हैं कि ली यांग उसे एयरपोर्ट पर विदा करे या फिर उसके साथ चली जाए, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। लियंग साफ कह देती है कि वो कहीं नहीं जा रही। सिर्फ 21 साल की उम्र में उसके लिए ऐसी लाइफ स्क्रिप्ट तैयार कर दी गई थी जिसमें उसकी अपनी मर्जी की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अकेले में शांत होकर सोचने पर वो सिचुएशन के दूसरे पहलू भी देखने लगती है। पहली बात, शिए जोंगशू दिखने में इतना हैंडसम था कि अगर सच में उससे शादी हो गई तो सुबह उसका चेहरा देखकर शायद ली यांग का आधा गुस्सा अपने आप कम हो जाए। दूसरी बात, उसकी फैमिली की पावर और कनेक्शंस किसी से छिपे नहीं थे। सी ग्रुप का नाम बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा था। अगर ली यांग ने उस फैमिली में शादी कर ली तो उसके घर के स्ट्रगलिंग बिजनेसेस को संभलने का मौका मिल सकता था। उसे अपने फादर का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अगर ली फैमिली का बिजनेस सच में कलैप्स होने लगा तो वो चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। शिए जोंगशू अभी कम उम्र में ही साई ग्रुप का हेड बन चुका था। उसके पास ऐसा चेहरा था जिसे देखकर कोई भी उसे डेटिंग और रोमांस से जोड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसके बारे में एक भी स्कैंडल नहीं था। उनके सर्कल में सभी कहते थे कि उसे काम के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लियांग फिर होटल वाली रात के बारे में सोचती है। वो खुद को समझाती है कि वो बस एक एक्सीडेंट और वन नाइट स्टैंड था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी आदमी के साथ मैरिज की बात शुरू हो जाना उसे अजीब लग रहा था। वो सोचती है कि कहीं उस रात शिए जोंगशू ने जानबूझकर उसे ट्रैप तो नहीं किया था। फिर सवाल आता है कि उसे ऐसा करके क्या मिलता। लियांग खुद, उसे कोई आंसर नहीं मिलता। आखिर वो फैसला करती है कि जिस बात को समझ नहीं सकती उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी। अगर फैमिली ने मैरिज अलायंस फिक्स करना ही है तो शिए जोंगशू की जगह कोई दूसरा अनजान आदमी भी हो सकता था। अगली सुबह शिए फैमिली के घर पर जोंगशू की कंट्री एक्स वाली ट्रिप की तैयारी चल रही थी। उसकी फ्लाइट 10 बजे की थी, इसलिए फैमिली उससे पूछती है कि निकलने के लिए अभी कितना समय बाकी है। उसकी माँ एक बार फिर ली यांग की बात छेड़ देती हैं। वो कहती हैं कि ली यांग बहुत अच्छी लड़की है, वो सुंदर है, उसका फिगर अच्छा है और वो बहुत ग्रेसफुल तरीके से बात करती है। ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑकवर्ड है और ना ही दिखावा करती है। उन्हें लगता है कि ली यांग का फैमिली के सामने आना ही दिखाता है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर सिंसियर है, इसलिए वो जोंगशू को भी इस मामले में सीरियस रहने के लिए कहती हैं। इसी दौरान ली यांग शिए फैमिली के घर पहुंच जाती है। वो जोंगशू के कंट्री एक्स रवाना होने से पहले उससे मिलकर एक ज़रूरी बात करना चाहती थी। लियांग सीधे शिए जोंगशू से कहती है कि वो उसके साथ कंट्री एक्स जाना चाहती है, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए नहीं। वो इन 7 दिनों में उसके साथ ट्रायल मैरिज करके देखना चाहती है। शिए जोंगशू पूछता है कि वो अचानक ट्रायल मैरिज की बात कैसे करने लगी, जबकि पिछली रात तक वो इस अरेंजमेंट के लिए तैयार नहीं थी। लियांग कहती है कि मैरिज अलायंस अब आसानी से कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए मना करते रहने से अच्छा है कि वे दोनों इसे एक मौका दें। 7 दिनों तक साथ रहकर उन्हें समझ आ जाएगा कि वे मैरिड लाइफ में कंपैटिबल हैं या नहीं। शी जोंगशू पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि वो उसके साथ कंट्री एक्स जाकर मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती है। लियांग हाँ कहती है और पूरे 7 दिनों का प्रपोजल रखती है। वो समझाती है कि शिए जोंगशू वहाँ काम के लिए जा रहा है, लेकिन मैरिज सिर्फ काम का नाम नहीं है। मैरिड लाइफ में साथ खाना, सोना, बातें करना, बहस करना और फिर एक दूसरे को मनाना भी शामिल होता है। वो प्रॉमिस करती है कि शिए जोंगशू के काम में इंटरफियर नहीं करेगी। वो मीटिंग्स अटेंड करेगा, तब लियांग शॉपिंग कर सकती है। वो बिजनेस डिनर में जाएगा,
तब ली यांग अकेले खाना खा लेगी। रात में जब वो वापस आएगा तब दोनों बैठकर बात कर सकते हैं। 7 दिन बाद अगर दोनों को लगे कि रिलेशनशिप चल सकता है तो वे इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं चला तो ली यांग इसे कंट्री एक्स की एक ट्रिप मानकर वापस लौट आएगी। शिए जोंगशू पूछता है कि एक रात में उसका डिसीजन कैसे बदल गया। ली यांग ईमानदारी से बताती है कि उसके फादर ने साफ कर दिया है कि 1 महीने बाद एंगेजमेंट होगी। उसने लड़ाई भी की, गुस्सा भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने पैसिवली सब कुछ एक्सेप्ट करने के बजाय खुद इनिशिएटिव लेने का फैसला किया। वो अपनी आंखों से देखना चाहती है कि शिए जोंगशू कैसा इंसान है और क्या दोनों साथ रह सकते हैं। अगर ट्रायल फेल हुआ तो उसके पास फैमिली को मना करने का जेन्युइन रीज़न होगा कि वो जिद नहीं कर रही, बल्कि वे दोनों सच में कंपैटिबल नहीं हैं। शिए जोंगशू उससे पूछता है कि अगर ट्रायल मैरिज सफल हो गया तो क्या होगा। ली यांग थोड़ी देर सोचकर कहती है कि फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। वो मानती है कि अपने लिए एस्केप ऑप्शन रखना गलत नहीं है। वो अभी सिर्फ 21 साल की है और बिना सोचे अपनी बाकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। शिए जोंगशू आखिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कहता है कि उसकी एक कंडीशन है। लियांग कंडीशन पूछती है। शिए जोंगशू समझाता है कि आम लोग बिना किसी को बताए ट्रायल मैरिज कर सकते हैं, लेकिन साई और ली फैमिलीज की पोजीशन अलग है। दोनों फैमिलीज की मैरिज पर पूरे युनचिंग की नज़र है। अगर लोगों को पता चला कि वे सिर्फ रिलेशनशिप टेस्ट करने कंट्री एक्स गए हैं तो बात बहुत फैल जाएगी। इसलिए कंट्री एक्स जाने से पहले उन्हें लीगली हस्बैंड वाइफ बनना होगा। लियांग को पहले मिसेस याय बनना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले शिए जोंगशू लियांग से पूछता है कि क्या वो नर्वस है। वो उसे आखिरी चांस देते हुए कहता है कि अभी भी पीछे हटने में देर नहीं हुई। लियांग अपने डिसीजन पर कायम रहती है। वो साफ कहती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद दोनों साथ अंदर चले जाते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उनकी फोटोग्राफ ली जाती है। स्टाफ उन्हें थोड़ा और पास खड़े होने के लिए कहता है। पहले शोल्डर टू शोल्डर खड़े होने और फिर रिलैक्स्ड होने को कहा जाता है। सर्टिफिकेट प्रोसेस पूरा होने के बाद स्टाफ दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। उन्हें लंबे और खुशहाल मैरिज की शुभकामना दी जाती है और कहा जाता है कि दोनों जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करते रहें। कुछ देर पहले तक ली यांग शिए जोंगशू को ठीक से जानती भी नहीं थी, लेकिन अब लीगली दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आने के बाद झाओ यानशिए जोंगशू को बताता है कि सारे अरेंजमेंट्स पूरे हो चुके हैं। ब्यूरो के जितने स्टाफ मेंबर्स ने उनका काम संभाला उन सभी से नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाया गया है। इसका मतलब उनकी शादी की खबर बाहर लीक नहीं होगी। फिलहाल न साय फैमिली को सर्टिफिकेट की जानकारी मिलेगी और न लाई फैमिली को। ली यांग पूछती है कि उसके पासपोर्ट का क्या होगा। शिए जोंगशू बताता है कि जब उसके लोग हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट लेने उसके घर गए थे तभी पासपोर्ट भी ले आए। वो ली यांग से कहता है कि अपने घर वालों को बस इतना बता दे कि वो ट्रिप पे जा रही है। कोई ना कोई बिलीवेबल रीज़न देना ज़रूरी था। ली यांग को महसूस होने लगता है कि शिए जोंगशू ने हर छोटी बड़ी चीज़ पहले से अरेंज कर रखी थी। पासपोर्ट, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, बुकलेट, प्राइवेसी और फ्लाइट, हर चीज़ का प्रोसेस बिना उसकी भागदौड़ के पूरा हो गया। उसके मन में अचानक ख्याल आता है कि कहीं वो धीरे धीरे शिए जोंगशू के बनाए हुए किसी ट्रैप में तो नहीं चली जा रही। शिए जोंगशू उसके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन ली यांग उस समय अपने डाउट को खुलकर नहीं बताती। एयरपोर्ट की तरफ जाते समय ली यांग शिए जोंगशू के सामने अपनी कंडीशन रखती है। वो चाहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट की बात अभी उसके फादर और साई फैमिली दोनों से छिपी रहे। शिए जोंगशू उसकी बात सुनता है। ली यांग कहती है कि वे कंट्री एक्स में ये 7 दिन प्रॉपरली ट्रायल मैरिज की तरह बिताएंगे। अगर रिलेशनशिप काम नहीं करता तो दोनों ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सर्टिफिकेट कभी बना ही नहीं था। शिए जोंगशू पूछता है कि अगर ट्रायल मैरिज सफल हो गया तो क्या होगा। लियांग कहती है कि तब वे सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे। वैसे भी शादी हो चुकी है, इसलिए सक्सेसफुल रिलेशनशिप में उसे ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं होगा। दोनों तय करते हैं कि ये 7 दिन सिर्फ उनका सीक्रेट रहेंगे। रास्ते में लियांग पूछती है कि शिए जोंगशू के लोगों ने उसके फादर से हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट और पासपोर्ट कैसे लिए। शिए जोंगशू बताता है कि उसने कहा था ट्रिप से लौटने के बाद साई फैमिली चाहती है कि लियांग कुछ दिन पुराने फैमिली हाउस में रहे ताकि दोनों फैमिलीज के एल्डर्स उसे बेहतर जान सकें। कुछ पेपर वर्क के लिए बुकलेट की ज़रूरत बताई गई थी। लियांग हैरान होकर पूछती है कि क्या उसके फादर ने सच में इतनी आसानी से यकीन कर लिया। शिए जोंगशू कहता है कि ली लुचियान पहले से चाहते थे कि वे दोनों ज़्यादा समय साथ बिताएं। जब रिक्वेस्ट खुद जोंगशू की तरफ से आई तो उन्होंने खुशी से डॉक्यूमेंट्स दे दिए।
झाओयान कंट्री एक्स का रिवाइज्ड आइटिनरी दिखाता है। फिर वो ली यांग से पूछता है कि लैंडिंग के बाद वो क्या खाना पसंद करेगी। शिए जोंगशू ने पहले ही रेस्टोरेंट रिजर्व कर रखा था। ली यांग वेस्टर्न फूड चुनती है और कहती है कि उसे कोई खास डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए पहले से चुने गए रेस्टोरेंट को फाइनल कर दिया जाता है। इसी दौरान ली यांग को हंसी आ जाती है। शिए जोंगशू कारण पूछता है। वो कहती है कि उसने पूरी रात ये सोचने में निकाल दी कि उसे कैसे कन्विंस करेगी, कंट्री एक्स कैसे जाएगी और 7 दिनों का ट्रायल कैसे होगा। लेकिन सुबह 1 घंटे से भी कम समय में दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बन गया। शिए जोंगशू याद दिलाता है कि सिर्फ उसने नहीं ली, यांग ने भी अपने लिए रास्ता खुला रखा है। अगर ट्रायल फेल हुआ तो वे डिवोर्स लेकर सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए इस मामले में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और कोई दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता। ली यांग उसकी बात मान लेती है। उसे पहली बार लगता है कि शिए जोंगशू इतना डरावना नहीं है। कम से कम वो अपनी बात को छिपाने के बजाय सीधे और ऑनेस्टली बोलता है। कंट्री एक्स पहुंचने के बाद ली यांग कार से बाहर का एरिया देखकर पूछती है कि वे कहाँ आए हैं। शिए जोंगशू बताता है कि ये बुकिट टिम्हा है और अगले कुछ दिनों तक दोनों यहीं रहेंगे। रेजिडेंस पहुंचते ही हाउस होल्ड स्टाफ उनका स्वागत करता है। शिए जोंगशू पहली बार वहां सबके सामने लियांग को मिसेस सियाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो आंट जो से कहता है कि लियांग का लगेज मास्टर बेडरूम में रखवा दिया जाए। लियांग लंबी जर्नी की वजह से थकी हुई थी। आंट जो उसे बताती हैं कि डिनर तैयार है और शिए जोंगशू उसका इंतजार कर रहा है। वो पूछती है कि लियांग पहले ऊपर जाकर फ्रेश होना चाहेगी या सीधे खाना खाएगी। ऊपर कमरे में लियांग को रोज पहनने वाले कई कपड़े भी मिलते हैं। आंट जो बताती हैं कि शिए जोंगशू ने पहले से कपड़े तैयार करने को कहा था। उन्हें लियांग का पर्सनल स्टाइल नहीं पता था, इसलिए उन्होंने सिंपल डिजाइन चुने। अगर लियांग को पसंद ना आए तो अगले दिन एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इतनी सारी प्लानिंग देखकर ली यांग मानती है कि शिए जोंगशू काफी थॉटफुल है। फिर वो खुद को ज्यादा सोचने से रोकती है। अब जब वो यहाँ आ ही गई है तो हर बात को लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं था। वो सिर्फ 5 मिनट आराम करने के लिए बेड पर लेटती है, लेकिन लेटते ही सो जाती है। नीचे शिए जोंगशू डिनर पर उसका इंतजार करता रहता है। काफी देर बाद भी ली यांग नीचे नहीं आती। उसे याद आता है कि ट्रायल मैरिज का प्रपोजल देते समय वो कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी, लेकिन यहाँ आते ही पहले दिन सो गई। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो कंफर्म करती हैं कि जोंगशू सेफली कंट्री एक्स पहुंच गया है और रेजिडेंस के सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। वो आंट जाओ के बारे में भी पूछती हैं। फिर मिसेस याय बताती हैं कि उन्होंने ली फैमिली को फोन करके ली यांग की पसंद का खाना पूछना चाहा था। वहां से पता चला कि ली यांग भी उसी सुबह ट्रिप पर निकल गई। अब उन्हें डाउट हो जाता है। उनका बेटा कंट्री एक्स गया और उसी दिन ली यांग भी ट्रिप पर चली गई। वो सीधे पूछती हैं कि क्या जोंगशू उस लड़की को अपने साथ भगा कर ले गया है। शिए जोंगशू उनकी बात का क्लियर आंसर नहीं देता। वो बस पूछता है कि क्या उन्हें और कुछ कहना है। उसकी माँ समझ जाती हैं कि वो डिटेल्स नहीं बताएगा। वो कहती हैं कि ठीक है, वो ज्यादा सवाल नहीं करेंगी। कॉल के बाद शिए जोंगशू आंट जाओ से ली यांग को सोने देने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता कि उसे डिनर के लिए जगाया जाए। खाना बचा कर रखा जाए और जब वो उठे तब गर्म करके दे दिया जाए। अगली सुबह लियांग उठकर नीचे आती है और आंट जाओ से खाने के लिए पूछती है। उसे बहुत भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर कई अलग अलग डिशेस रखी थीं। आंट जाओ बताती हैं कि शिए जोंगशू को चिंता थी कि लियांग यहाँ के खाने की आदी नहीं होगी, इसलिए उसने कई ऑप्शंस तैयार करवाए। एक खास ब्रेकफास्ट आइटम भी उसी ने ऐड करवाया था, क्योंकि उसे पता था कि सिचुआन और चोंगचिंग के लोग सुबह ऐसा खाना पसंद करते हैं। ली यांग शिए जोंगशू के बारे में पूछती है। आंट जाओ बताती है कि वो सुबह जल्दी ऑफिस निकल गया। जाने से पहले उसने सबको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ली यांग को पूरी नींद लेने दी जाए। वो लगभग 7:30 बजे निकला था। उसने ये भी कहा था कि अगर ली यांग बाहर घूमना चाहे तो ड्राइवर उसे लेकर जाएगा। ड्राइवर यहाँ के सभी अच्छे और मजेदार प्लेसेस जानता था। ली यांग कैजुअली पूछती है कि जोंगशू रात में कितने बजे लौटेगा, लेकिन तुरंत कह देती है कि वो बस वैसे ही पूछ रही थी। के बाद वो चाइना टाउन जाने का फैसला करती है। आंजा उसे बताती है कि वहाँ काफ़ी रौनक रहती है और खाने की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। चाइना टाउन पहुँच ली यांग वहाँ की चीज़ें देखती है और एक शॉप पर फ्रेशली मेड न्योन्या केक्स टेस्ट करती है। उसे उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो शॉपकीपर से कुछ केक्स पैक करने के लिए कहती है। इसी दौरान रेजिडेंस की तरफ से शिए जोंगशू को पता चलता है कि ली यांग जाग चुकी है और शॉपिंग के लिए चाइना टाउन गई है। वो पूछता है कि वो कहाँ घूम रही है और उसे भीड़ में केयरफुल रहने के लिए कहता है। ली यांग उसे अपने खरीदे हुए केक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि न्योन्या केक्स काफ़ी अच्छे हैं। शिए जोंगशू का जवाब हमेशा की तरह छोटा और सीरियस होता है। उसकी बात करने का तरीका सुनकर ली यांग सोचती है कि वो हमेशा पुराने ज़माने के किसी सख्त ऑफिसर की तरह क्यों बात करता है।
ऑफिस में झाओ यान शिया जोंगशू से लियांग के बारे में बात करता है। वो कहता है कि लियांग सच में बहुत सुंदर है। शिया जोंगशू के दिमाग में तुरंत होटल वाली रात की याद आ जाती है, जब नशे में लियांग खुद उसके पास आई थी और उसकी बाहों में गिर गई थी। वो कुछ देर सोचने के बाद झाओ यान को अपने लिए नहीं, बल्कि लियांग के लिए एक रिंग चुनने को कहता है। झाओ यान उसके इस अचानक दिए गए काम से ज़्यादा सवाल नहीं करता। वो तुरंत रिंग सिलेक्ट करने का प्रोसेस शुरू करने का भरोसा देता है। उधर शाम को लियांग रेजिडेंस वापस लौटती है। आंट जो बताती है कि डिनर जल्द तैयार हो जाएगा, लेकिन शिए जोंगशू ने अभी कॉल करके कहा है कि आज रात उसका बिजनेस डिनर है, इसलिए वो घर पर खाना नहीं खाएगा। लियांग दिन भर बाहर घूम कर आई थी और उसका मूड अच्छा था, लेकिन ये सुनते ही उसे लगता है कि जोंगशू आज रात वापस भी शायद देर से आएगा और वो घर में अकेली रह जाएगी। वो शॉपिंग में खरीदी गई एक बोल्ड चीज़ को देखकर सोचती है कि सेल्स एसोसिएट ने उसे खरीदने के लिए मना तो लिया, लेकिन वो इसे पहनेगी किसके लिए। वो कुछ देर डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे पहनना चाहिए या नहीं। फिर खुद को याद दिलाती है कि शिए जोंगशू आज रात घर नहीं आने वाला, इसलिए इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। कुछ देर बाद ली यांग बाहर जाने का फैसला करती है। आंट जू उसे रात में केयरफुल रहने और जल्दी वापस आने के लिए कहती हैं। ली यांग भरोसा देती है कि वो ध्यान रखेगी। लेकिन शिए जोंगशू बिजनेस डिनर के बाद रेजिडेंस वापस आ जाता है। घर में घुसते ही उसे पता चलता है कि लियांग बाहर गई है और अब तक लौटी नहीं। वो आंट जाओ से पूछता है कि लियांग कितने बजे निकली थी। आंट जाओ बताती हैं कि वो करीब 8 बजे वॉक करने का कहकर गई थी। वो उसे रोक नहीं सकती थी। वो ये भी बताती हैं कि लियांग ने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे, उसके ऊपर बस एक ट्रेंच कोट था और वो वुजी रोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी। शिए जोंगशू तुरंत झाओ यान से उसकी लोकेशन पता करने को कहता है। कुछ समय बाद इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लियांग क्लार्क क्वे के एक बार में है। अंजू पूछती हैं कि क्या ड्राइवर को भेजकर उसे वापस बुलाया जाए। शिए जोंगशू पहले मना कर देता है और कहता है कि उसे एंजॉय करने दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो खुद बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बार में लियांग अकेली ड्रिंक कर रही थी। एक अनजान आदमी उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो उसे ड्रिंक ऑफर कर सकता है। लियांग पोलाइटली मना करती है और कहती है कि वो किसी फ्रेंड का इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद वही आदमी उसकी सीट के पास दोबारा आता है, लेकिन इस बार शिए जोंगशू वहां पहुंच चुका था। वो कहता है कि ये सीट ऑक्यूपाइड है। लियांग उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि शिए जोंगशू यहाँ कैसे आया और उसे उसकी लोकेशन कैसे पता चली। शिए जोंगशू उससे पूछता है कि उसने कितना ड्रिंक किया है। लियांग कहती है कि बस 1.5 ड्रिंक हुई है, फिर भी वो अभी और पीना चाहती थी। शिए जोंगशू साफ मना कर देता है। वो कहता है कि आज रात अब और ड्रिंकिंग नहीं होगी और उसे घर चलना है। बाहर आने के बाद लियांग का नशा साफ दिखाई देने लगता है। शिए जोंगशू पूछता है कि क्या उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। लियांग खुद को फाइन बताती है, लेकिन वो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। वो शिए जोंगशू को फिर से हैंडसम कहकर छेड़ने लगती है। जोंगशू पूछता है कि अगर वो खड़ी नहीं रह सकती तो क्या करेगी। लियांग हंसती रहती है और चलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कदम सीधे नहीं पड़ते। शिए जोंगशू कहता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही और फिर भी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रही है। आखिर लियांग मान लेती है कि उससे अब चला नहीं जा रहा और उसे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। शिए जोंगशू उसे संभाल कर कार तक ले जाता है। वो हैंगओवर मेडिसिन लेने से मना करता है और ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए कहता है। कार में बैठने के बाद ली यांग नशे में शिए जोंगशू के चेहरे को छूने लगती है। वो शिकायत करती है कि पहले उसका चेहरा सॉफ्ट था, लेकिन अब अचानक इतना हार्ड कैसे हो गया। शिए जोंगशू उसकी बातों का जवाब नहीं देता, तो ली यांग और करीब चली जाती है। वो उसे किस करने लगती है और पूछती है कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। क्या सिर्फ वही अकेली उसे किस करती रहेगी। फिर उसे अपनी पहले कही हुई एक बात याद आती है। वो कहती है कि जोंगशू ने ही बताया था। किसका जवाब देना पोलाइट होता है। लियांग नशे में उसे वार्निंग देती है कि सुबह उठने के बाद वो अपनी ये बात भूल नहीं सकता। उसे आज की सारी बातें याद रखनी होंगी। रेजिडेंस पहुंचने के बाद शिए जोंगशू लियांग को कमरे तक लाता है। आंट जाओ पूछती है कि क्या उसके लिए हैंगओवर सूप बनाया जाए। वो हाँ कहता है और सूप तैयार होने पर ऊपर भेजने को कहता है। कमरे में लियांग अब भी नशे में उसके साथ चिपकी हुई थी। वो उसके चेहरे को छूकर सॉफ्ट कहती है। कभी उसे अपनी माँ समझती है और फिर अचानक पहचान लेती है कि सामने मिस्टर साई हैं। शिए जोंगशू पूछता है कि वो उसकी तरफ देखने से क्यों डर रही है। लियांग पलटकर कहती है कि उसे डर नहीं लग रहा। फिर पूछती है कि क्या नशे में वो अच्छी नहीं दिखती। शिए जोंगशू कमरे से बाहर जाने लगता है। लियांग तुरंत पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो बताता है कि अगले कमरे में सोएगा। लियांग उदास होकर पूछती है कि क्या वो उससे नफरत करता है। शिए जोंगशू जवाब देता है कि अगर वो उससे नफरत करता तो आधी रात को बाहर जाकर उसे उठाकर वापस क्यों लाता।
ये सुनते ही ली यांग उसका हाथ पकड़कर कहती है कि फिर वो बाहर नहीं जा सकता, उसे यहीं सोना होगा। वो कंप्लेंट करती है कि दिन में काम के कारण वो बिजी रहता है, लेकिन क्या रात में भी उसके पास अपनी वाइफ के लिए समय नहीं है। जोंगशू उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ली यांग और कसकर पकड़ लेती है। वो धमकी देती है कि अगर उसने ज्यादा स्ट्रगल किया तो वो चिल्लाएगी कि शिए जोंगशू अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर जा रहा है। ये जोंगशू याद दिलाता है कि उनका कोई बच्चा नहीं है। लियांग तुरंत लाइन बदलकर कहती है कि वो कम से कम अपनी वाइफ को तो छोड़ ही रहा है। आखिर शिए जोंगशू उसके पास लेट जाता है। वो कहता है कि उसने अभी कपड़े नहीं बदले। लियांग उसे ट्रबलसम कहती है और बोलती है कि कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, बस आराम से लेट जाए। फिर लियांग उसके चेहरे पर लिपस्टिक देखती है। उसे लगता है कि शायद वो बीमार है, लेकिन अगले ही पल याद आता है कि लिपस्टिक उनके किस की वजह से लगी है। सोने के बजाय ली यांग बार में देखे गए डांसर की बात शुरू कर देती है। वो बताती है कि उस आदमी की वेस्ट बहुत फ्लेक्सिबल थी और वो ऐसे डांस कर रहा था जैसे शरीर में हड्डियां ही ना हो। वो जोंगशू से पूछती है कि क्या वो भी ऐसा डांस कर सकता है। जोंगशू मना कर देता है। लियांग उसे डांस सीखने के लिए कहती है ताकि बाद में उसके सामने परफॉर्म कर सके। शिए जोंगशू से कहता है कि वो बस ऐसी विश करती रहे। इसके बाद लियांग उससे पूछती है कि लोग आखिर जिंदगी जीते किस लिए हैं। बार में लोगों को डांस करते, ड्रिंक करते और हंसते देखकर उसके मन में सवाल आया था कि क्या वे सच में खुश हैं। फिर वो सीधे शिए जोंगशू से पूछती है कि क्या वो खुश है। जोंगशू उसे नशे में ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है, लेकिन ली यांग सिर्फ उसका हॉनेस्ट आंसर चाहती थी। जब जोंगशू बस इतना कहता है कि वो ठीक है, तो ली यांग समझ जाती है कि वो खुलकर जवाब नहीं देना चाहता। इसलिए वो टॉपिक बदलकर उसके लिए गाना शुरू कर देती है। जोंगशू उसके गाने को ठीक बताता है। लियांग कहती है कि इसका मतलब गाना अच्छा नहीं था, इसलिए वो दूसरा गाना सुनाएगी। इसी दौरान वो उसे मुस्कुराते हुए देख लेती है। अब लियांग अपना फोन ढूंढने लगती है। वो कहती है कि दोनों ने कभी साथ फोटोग्राफ नहीं ली। वो उसी समय उनके फोटोज लेने की जिद करती है। ची जोंगशू उसे सोने के लिए कहता रहता है, लेकिन लियांग कैमरा की तरफ देखने और स्माइल करने के लिए बोलती है। कई पिक्चर्स लेने के बाद वो खुश होकर कहती है कि उनमें से एक फोटो बहुत अच्छी आई है और उसमें जोंगशू मुस्कुरा भी रहा है। आखिर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। सोने से पहले वो शिए जोंगशू से कहती है कि उसे छोड़कर ना जाए। इस बार वो प्रॉमिस करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। अगली सुबह लियांग के फादर का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि लियांग कहाँ है। वो कंट्री एक्स बताती है। उसके फादर कहते हैं कि वहाँ आराम से घूमें और जल्दी वापस आए। उन्होंने उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं ताकि बाहर उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। फिर हमेशा की तरह वो शिए जोंगशू का टॉपिक छेड़ देते हैं। वो लियांग से कहते हैं कि उसे रिलेशनशिप में थोड़ा प्रोएक्टिव बनना चाहिए। जोंगशू को वीचैट पर ऐड करके उससे बातें करे और हर समय इतनी रिजर्व ना बने। लियांग उनकी बात सुन लेती है, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचती है। उसके फादर ने बचपन से उसकी हर ज़रूरत पूरी की थी और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन उस प्यार के साथ एक कंडीशन भी जुड़ी थी। लियांग को ओबीडियंट रहना पड़ता था। जब वो उनकी बात मानती, तब वो उनकी सबसे प्यारी बेटी होती। जब वो अपनी मर्जी बताती, तो उसे इमेच्योर और अनरीजनेबल कह दिया जाता। अब क्योंकि घर पर कोई उसे देख नहीं रहा था, इसलिए कम से कम इन 7 दिनों में वो अपनी इच्छा से रह सकती थी। लियांग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है। उसने घर के कंफर्टेबल पजामस पहने हुए थे। आंट जाओ उसके कपड़ों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन लियांग कहती है कि अपने ही घर में ऐसे कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है। ब्रेकफास्ट करते हुए वो आंट जाओ को पिछली रात के लिए धन्यवाद देती है। उसे धुंधला सा याद था कि किसी ने उसे उठाकर कार में बैठाया और हैंगओवर मेडिसिन भी खरीदी। वो मानकर चल रही थी कि आंट जाओ ने ड्राइवर को भेजा होगा, लेकिन आंट जाओ बताती हैं कि उसे लेने खुद शिए जोंगशू गया था। ये सुनते ही लियांग को पिछली रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती हैं। तभी शिए जोंगशू भी वहां आ जाता है और सामान्य तरीके से पूछता है कि उसकी नींद कैसी रही। लियांग अपने नाइटवेयर को लेकर खुद को समझाती है कि वो उसकी लीगली मैरिड वाइफ है और अपने घर में नाइट गाउन पहनना किसी रूल के खिलाफ नहीं है। वो पूछती है कि जोंगशू ने तो कहा था कि अगले कुछ दिनों तक वो बहुत बिजी रहेगा, फिर वो घर पर कैसे है। जोंगशू बताता है कि उसने सुबह की वीडियो मीटिंग्स घर से ही हैंडल की हैं। अब लियांग को असली चिंता होने लगती है। वो पूछती है कि पिछली रात उसने और क्या क्या किया, क्या उसने कुछ गलत कहा या खुद को फूल बनाया। इसी दौरान उसके लिए रिंग लाई जाती है। बताया जाता है कि अगर साइज परफेक्ट ना हो तो उसे ऑल्टर किया जा सकता है।
लियांग रिंग देखकर सोचती है कि अगर उसने पिछली रात सच में कोई बहुत बड़ी सीमा क्रॉस की होती तो जोंगशू इस समय डिवोर्स की बात कर रहा होता। वो उसे इतनी अच्छी रिंग नहीं दे रहा होता। शिये जोंगशू उसे तैयार किए गए कपड़ों और रिंग के लिए फॉर्मल धन्यवाद देने से रोकता है। वो कहता है कि ये सब करना उसका काम है। लियांग उसके बुक शेल्फ पर रखी वैल्यूएबल बुक्स और बाकी चीजें भी देखती हैं। वो रिंग पहन लेती है और सोचती है कि अब पहन ही ली है तो इसे उतारने की क्या जरूरत है। कुछ देर बाद आन जाओ लियांग को बताती हैं कि दो लोग बाहर खड़े हैं और उनका कहना है कि वे डिलीवरी देने आए हैं। ये ऑर्डर घर के मालिक ने पहले से अरेंज किया था। डिलीवरी वर्कर्स अंदर आकर ली यांग को मैडम कहकर ग्रीट करते हैं। वे कंफर्म करते हैं कि जो सामान लाया गया है वो मिस्टर साई ने ऑर्डर किया था और खास तौर पर मिसेस साई के लिए भेजा गया है। ली यांग एक बार फिर समझ जाती है कि शिये जोंगशू कंट्री एक्स पहुंचने से पहले ही उसकी जरूरतों से जुड़ी बहुत सी चीजें अरेंज कर चुका था। तभी छिंग छिंग का कॉल आता है। फोन उठाते ही वो गुस्से में पूछती है कि ली यांग ने अचानक कंट्री एक्स जाने का फैसला क्यों किया और उससे इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों। ली यांग उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन छिंग छिंग कहती है कि 1 महीने बाद वो साई फैमिली के हेड की वाइफ बनने वाली है और पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है, बस उसकी सबसे करीबी दोस्त को छोड़कर। ली यांग समझ नहीं पाती कि पूरी दुनिया से उसका क्या मतलब है। तब छिंगचिंग उसे एक बिजनेस न्यूज लिंक भेजती है। हेडलाइन में साफ लिखा था कि 1 महीने बाद युनचेंग होटल में शिये जोंगशू और ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर की एंगेजमेंट होगी। लियांग खुद ये खबर देखकर शॉक हो जाती है। छिंगचिंग नाराज होकर पूछती है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे कैसे छिपा ली। लियांग उस समय पूरी कहानी नहीं समझा सकती थी, इसलिए वो कॉल बाद में करने का प्रॉमिस करके फोन रख देती है। ई यांग तुरंत शिये जोंगशू के पास जाकर पूछती है कि न्यूज़ में उनकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कैसे आ गई। शिये जोंगशू अंदाज़ा लगाता है कि रिपोर्टर उसकी माँ ने अरेंज किया होगा। वो समझाता है कि युनचेंग में कोई भी मीडिया आउटलेट साई फैमिली की पर्सनल खबर परमिशन के बिना पब्लिश करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए ये काम फैमिली के अंदर से ही हुआ होगा। लियांग पूछती है कि अब क्या किया जाए। शिये जोंगशू उसी समय अपनी माँ को कॉल करता है। उसकी माँ मजाक करते हुए पूछती हैं कि रात के समय अपनी होने वाली वाइफ के साथ रिलेशनशिप बनाने के बजाय वो उन्हें क्यों कॉल कर रहा है। जोंगशू सीधे न्यूज के बारे में पूछता है। मिसेस की खुशी से मान लेती हैं कि रिपोर्टर उन्होंने ही बुलाया था। न्यूज़ में इस्तेमाल की गई जोंगशू की फोटोज पिछले साल के एक फोरम की थीं। उन्हें लगता है कि फोटोज बहुत अच्छी आई हैं और अनाउंसमेंट में उनका बेटा हैंडसम दिख रहा है। शिये जोंगशू पूछता है कि एंगेजमेंट से पहले खबर पब्लिक करने की क्या जरूरत थी। उसकी माँ कहती हैं कि 1 महीने बाद एंगेजमेंट होनी ही है, इसलिए अभी अनाउंसमेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने फ्रेंड्स को लियांग के बारे में बताया, सभी जेलस हो गए। लियांग सुंदर है, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है और उसका नेचर भी अच्छा है। न्यूज़ आने के बाद से मिसेस साई का फ़ोन कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉल से बंद ही नहीं हुआ। फिर वो जोंगशू को बार बार समझाती हैं कि सिर्फ काम में ना लगा रहे, कंट्री एक्स से जल्दी वापस आए और लियांग के साथ टाइम स्पेंड करे। जोंगशू कहता है कि वो लियांग के कांटेक्ट में है, जिसके बाद उसकी माँ थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाती हैं। कॉल खत्म होने पर जोंगशू लियांग से अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता है। वो कहता है कि खुशी में उसकी माँ कई बार बिना सोचे सारी बातें पब्लिक कर देती हैं और उन्हें रोकना मुश्किल होता है। लियांग कहती है कि दोनों फैमिलीज के एल्डर्स पहले से एंगेजमेंट जानते थे, इसलिए खबर आ जाती या कुछ दिनों बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी उसकी असली चिंता ट्रायल मैरिज को लेकर थी। अगर 7 दिन बाद दोनों कंपैटिबल नहीं हुए तो एंगेजमेंट की पब्लिक न्यूज़ का क्या होगा। शिये जोंगशू फिर उसे मिस लाई कहकर बुलाता है तो लियांग कंप्लेंट करती है कि वो दोबारा फॉर्मल क्यों हो गया। जोंगशू पूछता है कि पिछली रात उसके बेड पर सोते समय भी क्या ली यांग अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता सोच रही थी। वो उसे याद दिलाता है कि ट्रायल के 7 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, इसलिए अभी से फेलियर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपनी अगली मीटिंग हैंडल करने के लिए ऊपर चला जाता है। छिंग दोबारा कॉल करके लियांग को साफ बोलने के लिए कहती है। वो जानना चाहती है कि लियांग और शिये जोंगशू के बीच सच में क्या चल रहा है। उधर उनकी एंगेजमेंट की खबर पर ऑनलाइन लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग हैरान थे कि 27 साल का शिये जोंगशू, जिसके आसपास कभी कोई लड़की नहीं देखी गई, अचानक शादी के लिए कैसे तैयार हो गया। सभी जानना चाहते थे कि ली फैमिली की हाइरस आखिर कैसी है, जिसने उसे इतनी जल्दी जीत लिया। लेकिन जिस लियांग को लोग लकी हाइरस समझ रहे थे, वो खुद को फैमिली द्वारा ट्रायल मैरिज के लिए भेजी गई अनलकी लड़की मान रही थी। ऑनलाइन उसकी एक फोटो भी फैल जाती है, जिसमें वो बिना मेकअप पजामस पहनकर रबिश बाहर रखने गई थी।
लोग मजाक करते हैं कि एक रिच हायरस खुद रबिश बाहर ले जा रही है और उसके पाजामस केवल 9.99 डॉलर जैसे दिख रहे हैं। इतना सब देखकर ली यांग आखिर छिंग छिंग को पूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि उस रात नशे में गलत रूम में चली गई थी और जिस आदमी के साथ रात बिताई वो शिए जोंगशू था। चिंग चिंग इस बात को समझ ही रही थी कि लियांग अगला शौक देती है। आज उसने उसी आदमी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया और इस समय दोनों कंट्री एक्स में साथ रह रहे हैं। चिंग चिंग को यकीन नहीं होता। वो एक एक बात दोबारा कंफर्म करती है। गलत रूम, शिए जोंगशू के साथ रात, कुछ दिनों में मैरिज सर्टिफिकेट और फिर कंट्री एक्स की ट्रिप। लियांग हर सवाल का जवाब हाँ में देती है। चिंग चिंग उसे याद दिलाती है कि सी फैमिली किस लेवल की फैमिली है। शिए जोंगशू अपनी पोजीशन पर इसलिए बैठा है क्योंकि बिजनेस में वो बहुत रूथलेस और केपेबल है। जितनी बड़ी उसकी पोजीशन है उतने ही ज्यादा लोग उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। अब ली यांग अचानक उसकी वाइफ बन चुकी थी, इसलिए बहुत से लोग उसे भी देखेंगे। छिंग छिंग उसे डराना नहीं चाहती थी। उसे सच में अपनी फ्रेंड की चिंता थी। ली यांग 7 दिन वाले ट्रायल मैरिज का प्लान समझाती है। अगर दोनों कंपैटिबल नहीं हुए तो डिवोर्स लेकर ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चिंग चिंग को उसका प्लान बहुत नैब लगता है। न्यूज़ पहले ही पब्लिक हो चुकी थी और दोनों लीगली मैरिड थे। फिर भी वो लियांग का साथ छोड़ने के बजाय कहती है कि किसी भी प्रॉब्लम में तुरंत उसे कॉल करे। वो प्रॉमिस करती है कि अगर शिए जोंगशू ने लियांग के साथ गलत किया तो वो शिए शिनहांग से उसके थर्ड ब्रदर को हैंडल करवाएगी। लियांग पूछती है कि क्या शिनहांग में जोंगशू का सामना करने की हिम्मत है। चिंगचिंग कहती है कि हिम्मत हो या ना हो उसे करना ही पड़ेगा। कॉल खत्म होने के बाद ली यांग शॉपिंग के लिए निकलती है। वो कहती है कि इतनी जल्दी कंट्री एक्स आने की वजह से अपने साथ सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाई थी। आंट जाओ उसके साथ चलना चाहती हैं, लेकिन ली यांग मना कर देती है। वो शॉपिंग पूरी होने के बाद उन्हें कॉल कर लेगी। स्टोर में सेल्स एसोसिएट उससे पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है। लियांग कुछ कपड़े चुनती है और उन्हें पैक करने के लिए कहती है, लेकिन एसोसिएट साइज कंफर्म करने के बाद स्टॉक रूम चेक करती है और बताती है कि चुनी गई सभी स्टाइल्स उसके साइज में आउट ऑफ स्टॉक हैं। सीजन चेंज होने की वजह से छोटे साइज में ऑप्शंस पहले से कम थे। लियांग दूसरी स्टाइल्स देखती है, लेकिन वे भी उसके साइज में अवेलेबल नहीं थीं। पूछने पर एसोसिएट कहती है कि प्रॉपर रेस्टॉकिंग में 2-3 दिन लग सकते हैं। हालांकि उसी आफ्टरनून एक शिपमेंट आने वाला है जिसमें रिक्वायर्ड साइज मिलने की पॉसिबिलिटी है। वो ली यांग को रात में वापस आने का सजेशन देती है। ली यांग मान जाती है। स्टोर से निकलने के बाद उसके मन में शिए जोंगशू का ख्याल आता है। वो सोचती है कि उसकी मीटिंग खत्म हुई या नहीं और क्या दोनों को लंच साथ करना चाहिए। वे एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे और उनकी शादी को भी कुछ घंटे ही हुए थे। फिर भी ली यांग सोच रही थी कि जोंगशू ने खाना खाया होगा या नहीं। वो खुद को समझाती है कि चाहे ट्रायल मैरिज ही क्यों ना हो, साथ लंच करना कोई बड़ी डिमांड नहीं है। वो आंजो को कॉल करके पूछती है कि क्या जोंगशू अब भी घर पर है। आंजो बताती है कि वो लगभग आधे घंटे पहले कंपनी चला गया, वहाँ कोई ज़रूरी काम आ गया था। आंट जाओ पूछती हैं कि क्या लियांग को उनसे कोई काम है और क्या वो जोंगशू को कॉल कर दें। लियांग तुरंत मना करती है और कहती है कि वो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो खुद कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसे डर था कि इससे वो बहुत ईगर दिखाई देगी, इसलिए खुद को रोक कर कहती है कि उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि जोंगशू लंच करता है या नहीं। कार में बैठने के बाद वो ड्राइवर से पूछती है कि जोंगशू की कंपनी वहाँ से कितनी दूर है। ड्राइवर बताता है कि सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। वो साई ग्रुप की कंट्री एक्स ब्रांच की तारीफ करता है और बताता है कि इसे शिए जोंगशू ने शुरुआत से खड़ा किया था। फिर पूछता है कि क्या मैडम वहाँ जाकर देखना चाहेंगी। ड्राइवर कहता है कि जोंगशू उसे देखकर ज़रूर खुश होगा। ली यांग को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन आखिर वो कंपनी देखने जाने के लिए तैयार हो जाती है। कंपनी पहुंचने से पहले लियांग ड्राइवर को साफ कहती है कि शिए जोंगशू को उसके आने की खबर ना दी जाए। वो बस रास्ते से गुजरते हुए कंपनी देखना चाहती थी, अपने हस्बैंड पर चेक करने नहीं आई थी। लेकिन कंपनी के सामने उसे खुद शिए जोंगशू दिखाई दे जाता है। घबराकर लियांग ड्राइवर से जल्दी वहां से चलने के लिए कहती है। वो बिल्डिंग के चारों तरफ घूमकर वापस जाना चाहती थी। इससे पहले कि वो निकल पाती, झाओ यान शिए जोंगशू को बता देता है कि मैडम कंपनी के बाहर आई हैं। शिए जोंगशू खुद बाहर आकर पूछता है कि लियांग यहाँ कैसे आई। लियांग कैजुअल बनने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो पास के मॉल में शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग के बाद ड्राइवर ने बताया कि जोंगशू की कंपनी यहीं है, इसलिए उसने सोचा कि एक बार देख लिया जाए। शिए जोंगशू पूछता है कि क्या उसका सिर्फ रास्ते से गुजरना ही मकसद था। लियांग कहती है कि वो अपने न्यूलीवेड हस्बैंड की कंपनी देखना चाहती थी। न्यूज़ में जितनी इम्प्रेसिव बताई जाती है वो सच में उतनी है या नहीं, बस यही क्यूरियोसिटी थी।
जोंगशू उससे पूछता है कि क्या उसने खाना खा लिया है। ली यांग नहीं कहती है। तब वो उसे अपने साथ अंदर आने के लिए कहता है। शिए जोंगशू ली यांग को अपने साथ लंच के लिए ले जाता है। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उसे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि साई ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट को जोंगशू से एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना था। काम खत्म करके जोंगशू वापस आता है और ली यांग को इंतजार करवाने के लिए सॉरी कहता है। ली यांग इसे बड़ी बात नहीं मानती। इसके बाद वो स्टाफ को खाना सर्व करने के लिए कहता है। लियांग पूछती है कि वो इतना बिजी होने के बावजूद अचानक उसे लंच पर कैसे ले आया। जोंगशू कहता है कि काम चाहे जितना भी हो, खाना तो उसे भी खाना ही है। फिर वो लियांग से पूछता है कि कंपनी के बाहर पहुंचने के बाद अगर उसने उसे नहीं देखा होता तो क्या वो बिना मिले ही वापस चली जाती। लियांग कहती है कि वो अचानक कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी के अंदर चली जाती और उसके एम्प्लॉयज उसे देख लेते तो सभी उनके रिलेशनशिप के बारे में तरह तरह की बातें बनाते। शिए जोंगशू जैसी पोजीशन वाले इंसान के साथ किसी एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को देखकर भी लोग एंडलेसली स्पेकुलेट कर सकते थे। जोंगशू पूछता है कि कुछ देर सामने खड़े होकर कंपनी देखने के बाद उसे क्या समझ आया। लियांग अपने तरीके से बताती है कि कंपनी और वहाँ का माहौल इंटिमिडेटिंग लगता है। शिए जोंगशू कहता है कि वो उसकी असेसमेंट याद रखेगा। रेस्टोरेंट स्टाफ खाने की डिटेल्स बताते हुए मात्सुटे एक मशरूम ब्रेड सर्व करता है। ब्रेड को ओल्ड चिकन, ड्राइड स्कैलप्स और जिनवा हम के साथ कई घंटों तक पकाया गया था। मशरूम्स उसी सुबह यूनान से मंगवाए गए थे। लियांग खाना खाते हुए सामने बैठे शिए जोंगशू को देखती रहती है। उसका फॉर्मल और प्रॉपर तरीका देखकर उसे फिर पिछली रात की अपनी हरकतें याद आने लगती हैं। कैसे उसने नशे में उससे पूछा था कि वो सुंदर है या नहीं, और उसके शरीर को छूकर उसकी ताकत के बारे में बातें की थी। अब होश में उसे समझ नहीं आता कि जोंगशू हमेशा इतना प्रॉपर रहकर थकता नहीं है क्या। इसी दौरान स्टोर से कॉल आता है। सेल्स एसोसिएट बताती है कि लियांग के साइज वाला सामान आ गया है और स्टोर रात 9 बजे बंद होगा। लियांग कहती है कि वो अभी आकर सामान ले जाएगी। जोंगशू पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। लियांग बताती है कि सुबह उसने मॉल में कुछ चीजें चुनी थी, लेकिन वे स्टॉक में नहीं थी। अब स्टोर ने उन्हें ट्रांसफर करवा लिया है। वो जोंगशू को ऑफिस वापस जाने के लिए कहती है। उसका कहना था कि वो बस सामान कलेक्ट करके खुद लौट आएगी, लेकिन जोंगशू उसके साथ चलने का फैसला करता है। लियांग बार बार कहती है कि वो बहुत बिजी है और उसे एक छोटी सी चीज लेने के लिए साथ आने की जरूरत नहीं। जोंगशू जवाब देता है कि चाहे जितना भी काम हो, अपनी वाइफ के साथ सामान लेने जाने जितना समय उसके पास है। दोनों ऑर्चर्ड रोड मॉल पहुंचते हैं। रास्ते में लियांग को याद आता है कि उसने शिए जोंगशू को ये नहीं बताया कि वो असल में अंडरवेयर कलेक्ट करने जा रही है। वो खुद को समझाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जोंगशू बाहर वेट करेगा और स्टोर के अंदर नहीं आएगा। मॉल पहुंचकर लियांग उससे कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए वो बाहर ही रुके। लेकिन जोंगशू उसके साथ चलने लगता है और कहता है कि वे वैसे भी थोड़ा वॉक कर सकते हैं। स्टोर के पास पहुंचकर ली यांग दोबारा साफ कहती है कि वो यहीं वेट करे और अंदर बिल्कुल ना आए। वो जल्दी से एसोसिएट के पास जाती है। एसोसिएट उसे बताती है कि आफ्टरनून में ट्रांसफर करवाया गया मर्चेंडाइज आ चुका है। ली यांग पैकेज लेकर बाहर आती है। शिए जोंगशू उससे बैग देने को कहता है। ली यांग मना करती है और कहती है कि बैग भारी नहीं है, लेकिन जोंगशू फिर भी उसे अपने हाथ में ले लेता है। लियांग बैग को लेकर इतनी नर्वस हो रही थी कि जोंगशू पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो कहती है कि वो नर्वस नहीं है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि जोंगशू ने सामान देख लिया है। वो घबराकर पूछती है कि वो क्या देख रहा है। शिए जोंगशू बहुत शांति से कहता है कि मिसेस सियाई को ऐसी बोल्ड स्टाइल पसंद है। इसका उसे अंदाजा नहीं था। सिर्फ स्टाइल ही बोल्ड नहीं थी, उसमें काफी वैरायटी भी थी। लियांग को बेहद शर्म आती है। वो सोचती है कि जोंगशू के लिए शायद कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उसने जिस तरह उसे देखा, उससे कहीं वो उसे गलत टाइप की वुमन ना समझ ले। रात में दोनों रेजिडेंट्स वापस लौटते हैं। आंट जो उनका स्वागत करके पूछती हैं कि क्या उन्होंने खाना खा लिया। जोंगशू बताता है कि दोनों डिनर कर चुके हैं और अब वो भी आराम कर सकती हैं। लियांग शॉपिंग बैग लेने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगशू उसे खुद ऊपर ले जाता है। कमरे की तरफ जाते समय लियांग उससे कहती है कि आज रात ज्यादा देर तक काम ना करे और जल्दी आराम कर ले। शिए जोंगशू भी उसे जल्दी सोने के लिए कहता है। लियांग चाहती है कि वो उसके साथ थोड़ा और समय बिताए, लेकिन जोंगशू कहता है कि वो काम करेगा और उसे वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद लियांग नाराज होकर मन ही मन उसे इमेच्योर और रिप्रेस्ड आदमी कहती है। थोड़ी देर पहले स्टोर के सामान पर कमेंट करने के बाद भी वो हमेशा की तरह काम में लग गया था। इसी समय मिसेस सी अपने बेटे को कॉल करती हैं। वो पूछती हैं कि कहीं उसका और लियांग का झगड़ा तो नहीं हुआ। उन्हें ली फैमिली से पता चला था कि लियांग अकेली ट्रिप पर गई है, इसलिए उन्हें डाउट होता है कि शायद डिनर के दौरान जोंगशू ने
उसे अपसेट कर दिया था या वो अपने फैमिली से किसी बॉयफ्रेंड की बात छिपा रही है। शिए जोंगशू कहता है कि लियांग किसी को डेट नहीं कर रही और दोनों के बीच कोई फाइट भी नहीं हुई, लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार नहीं होती। वो बार बार कहती हैं कि लियांग बहुत अच्छी, जेंटल और क्वाइट लड़की है। जोंगशू को रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेकर उसे अपने करीब लाना चाहिए। इसी कॉल के बीच लियांग उसे मैसेज भेजती है और घर का वाईफाई पासवर्ड पूछती है। शिए जोंगशू अपनी माँ से बात करते हुए उसका जवाब देता है। थोड़ी देर बाद ली यांग नोटबुक ढूंढने के लिए स्टडी के ड्रॉर्स के बारे में पूछती है। जोंगशू बताता है कि डेस्क के बाईं तरफ वाले मिडिल ड्रॉर में नोटबुक्स हैं। फिर उसे बेडरूम के रिमोट की ज़रूरत पड़ती है। वो पूछती है कि रिमोट किस नाइट स्टैंड में रखा है और टेलीविज़न कैसे ऑन होगा। कुछ देर बाद चैनल नंबर भी पूछ लेती है। उसकी माँ समझ जाती हैं कि जोंगशू कॉल के साथ साथ किसी और से भी लगातार बात कर रहा है। वो पूछती हैं कि वो किसे मैसेजेस भेज रहा है। जोंगशू कहता है कि किसी को नहीं, लेकिन उसकी माँ उसके चेहरे पर आई स्माइल नोटिस कर लेती हैं। वो कहती हैं कि उसके होठों के कोने ऊपर उठे हुए हैं और कुछ तो ज़रूर चल रहा है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ली यांग जल्दी ही उनके बेटे को पूरी तरह जीत लेगी। वो खुश होकर कॉल ख़त्म करती हैं और जोंगशू से कहती हैं कि ली यांग के साथ अच्छा बिहेव करे। अपनी माँ का कॉल ख़त्म करने के बाद शिए जोंगशू लियांग से पूछता है कि क्या अब उसका एंटरटेनमेंट पूरा हो गया। लियांग मानती है कि उसे सच में टेलीविजन और बाकी चीजें चलाना ठीक से नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार सवाल पूछने में उसे थोड़ा मजा भी आ रहा था। वो कहती है कि उसने बस जोंगशू को टीज करने की कोशिश की। शिए जोंगशू उसे याद दिलाता है कि टीजिंग की शुरुआत पहले उसी ने की थी। उनकी बातचीत छोटी थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से पहले की तरह कंप्लीटली फॉर्मल होकर बात नहीं कर रहे थे। इसके तुरंत बाद ली यांग के पास शिए शिनहांग का कॉल आता है। वो कहता है कि पिछले कुछ दिन वो बहुत बिजी था और आज ही उसे बात करने का समय मिला है। न्यूज़ देखने के बाद वो सीधे पूछता है कि ली यांग 1 महीने बाद उसके थर्ड ब्रदर से एंगेजमेंट करने वाली है या नहीं। ली यांग इस बात को स्वीकार कर लेती है। शिनहांग नाराज होकर पूछता है कि वो उसके थर्ड ब्रदर से मिली कब और उसने इतने सालों की फ्रेंडशिप के बावजूद कुछ बताया क्यों नहीं। लियांग कहती है कि वो बताना चाहती थी, लेकिन पूरा मामला इतना अचानक हुआ कि उसे खुद समझने का समय नहीं मिला। शिनहांग अपने थर्ड ब्रदर की बुराई नहीं करता। वो कहता है कि शिए जोंगशू बहुत अच्छा आदमी है, हर तरह से केपेबल है और उसने हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान रखा है। लेकिन जोंगशू लियांग से 6 साल बड़ा था। शिनहांग को लगता है कि दोनों के बीच जनरेशन गैप हो सकता है। जोंगशू जो बुक्स पढ़ता है, जिस तरह का म्यूजिक सुनता है और जिन टॉपिक्स पर बात करता है, वे सब उनकी एज ग्रुप से अलग हैं। लियांग कहती है कि ये मैरिज अकेले उसका डिसीजन नहीं है। शिनहांग उसकी बात समझता है, लेकिन फिर सीधे पूछता है कि क्या वो शिए जोंगशू को पसंद करती है। उसका कहना था कि मैरिज कोई छोटी बात नहीं है। अगर फैमिली उसे फोर्स कर रही है या कोई दूसरी मजबूरी है, तो उसे खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। वो ऑफर करता है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने थर्ड ब्रदर से बात करेगा। वैसे तो वो जोंगशू से डरता है, लेकिन ली यांग के लिए उसका सामना करने को तैयार है। ली यांग उसकी लॉयल्टी दिखाने वाली बातें रोक देती हैं। वो कहती है कि सब ठीक है और उसे पता है कि वो क्या कर रही है। उसे शिनहांग की मदद की ज़रूरत नहीं है। शिनहांग आखिर उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर उसने अच्छी तरह सोच लिया है, तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। रात में ली यांग बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से बाथरूम की तरफ जा रही थी। वो खुद से कहती है कि अब सोने से पहले इतना पानी नहीं पिएगी, क्योंकि इस समय उसकी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन चलते समय अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। दर्द की वजह से उसकी आवाज़ निकलती है। शिए जोंगशू आवाज़ सुनकर तुरंत वहाँ पहुँचता है और उसका नाम लेकर पूछता है कि क्या हुआ। ली यांग बताती है कि उसका एंकल ट्विस्ट हो गया है। जोंगशू उसका पैर चेक करके उसे धीरे धीरे मूव करने के लिए कहता है। लियांग कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से ठीक से हिला नहीं पाती। शिए जोंगशू उसे संभालते हुए सॉरी कहता है और प्रॉमिस करता है कि ज़्यादा जेंटली चेक करेगा। फिर पूछता है कि गिरते ही उसने उसे आवाज़ क्यों नहीं दी। लियांग कहती है कि उसे डर था कि जोंगशू उसे ट्रबलसम समझेगा। आज रात वो स्टडी में इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, लेकिन लियांग ने पहले वाईफाई पासवर्ड पूछा, फिर रिमोट, फिर चैनल नंबर। उसे लग रहा था कि वो लगातार एक के बाद एक सवाल पूछकर उसे परेशान कर रही है। जब वो गिरी, तब उसके मन में यही आया कि अब उसे फिर जोंगशू को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। उसे डर था कि वो उसे बहुत अनोइंग और डिफिकल्ट समझेगा। शिए जोंगशू उसे वेट करने के लिए कहता है। लियांग मजाक में पूछती है कि क्या अब उसे बैठ कर ये सोचना है कि वो कितनी अनोइंग है, लेकिन जोंगशू फर्स्ट एड किट लेने गया था। वो वापस आकर उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है।
वो कहता है कि अगर लियांग उसे अननोइंग लगती तो इस समय वो स्टडी में बैठकर डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता, आधी रात को उसके लिए फर्स्ट एड किट नहीं ढूंढ रहा होता। लियांग अपने डाउट के लिए सॉरी कहती है। शिए जोंगशू पूछता है कि वो किस बात के लिए माफ़ी मांग रही है। लियांग मानती है कि उसने बिना वजह सोच लिया था कि जोंगशू उसे पसंद नहीं करता। तब वो बहुत साफ शब्दों में कहता है कि अगर वो लियांग को अननोइंग मानता तो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट कभी नहीं बनवाता। वो ऐसा आदमी नहीं है जो खुद को फोर्स करके कोई रिलेशनशिप चलाए। दोनों ने शादी की, ट्रायल मैरिज शुरू किया। लियांग उसके घर में रह रही है और उसके बेड पर सोती है। अगर जोंगशू उसे वहां नहीं चाहता तो बहुत पहले वापस भेज चुका होता। वो लियांग को याद दिलाता है कि वो उसकी वाइफ है, कोई बर्डन नहीं। जब भी कुछ हो उसे डायरेक्टली कॉल करे। जोंगशू बिजी है या नहीं, ये सोचकर दर्द में अकेले बैठने की ज़रूरत नहीं है। लियांग उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद ट्रायल मैरिज उतना मुश्किल नहीं है जितना उसने सोचा था। जोंगशू कहता है कि सुबह स्वेलिंग दोबारा चेक करेंगे, अगर हालत ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर को दिखाया जाएगा। मेडिसिन लगाने के बाद दोनों बेड पर लौट आते हैं। शिए जोंगशू लियांग को सोने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि बस इतना ही। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। फिर बात बदलकर बोलती है कि वो तो सिर्फ ये चेक कर रही थी कि जोंगशू सोया है या नहीं। शिए जोंगशू उसका नाम लेकर वार्निंग देता है कि अगर वो उसे ऐसे ही देखती रही तो उसे लगेगा कि लियांग उसे इनवाइट कर रही है। इनवाइट करने का मतलब समझते ही लियांग घबरा जाती है और तुरंत मना करती है। शिए जोंगशू उसे ज्यादा टीज नहीं करता। वो आराम से सोने के लिए कहता है और फिर बताता है कि उनके पास बहुत समय है। अगली सुबह आंट जाओ लियांग को जगाने आती हैं। वो बताती है कि शिए जोंगशू 7 बजे के थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया था। जाने से पहले उसने लियांग को कुछ देर और सोने देने और ब्रेकफास्ट ऊपर पहुंचाने के लिए कहा था। उसने ये भी बताया था कि 9:30 बजे कोई लियांग से मिलने आएगा। लियांग पूछती है कि उससे कौन मिलने वाला है। अंजू बताती हैं कि जोंगशू ने उसके पैर के लिए डॉक्टर अरेंज किया है। लियांग कहती है कि इंजरी इतनी सीरियस नहीं है और अब मुश्किल से दर्द हो रहा है। लेकिन अंजू बताती हैं कि जोंगशू उसके लिए वरीड है, इसलिए अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद डॉक्टर जाओ आते हैं। वो सी फैमिली के प्राइवेट फिजिशियन थे। लियांग उन्हें इतनी दूर आने के लिए सॉरी कहती है। डॉक्टर जाओ हंसकर बताते हैं कि सुबह बहुत जल्दी शिए जोंगशू लगातार उन्हें कॉल कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि उसकी वाइफ गिर गई है और उसके पैर में चोट लगी है। अगर डॉक्टर खुद नहीं आते तो जोंगशू क्लिनिक जाकर उन्हें यहाँ ले आता। डॉक्टर जाओ लियांग का एंकल चेक करते हैं और बताते हैं कि बोन को कोई इंजरी नहीं है। वो स्वेलिंग कम करने के लिए स्पेशल ऑइंटमेंट देंगे। 2 दिन लगाने के बाद हालत ठीक हो जानी चाहिए। इसके बाद वो लियांग की पल्स भी चेक करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हर विंटर में उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और पीरियड के समय उसे स्टमक पेन और चिल्स होते हैं। लियांग हैरान होकर दोनों बातें कंफर्म करती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ वीक है और ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो है। उसे सिर्फ यंग होने की वजह से हेल्थ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। लियांग पूछती है कि क्या प्रॉब्लम सीरियस है और ट्रीटमेंट कैसे होगा। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन केयर करना ज़रूरी है। वो हर्बल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे पानी में बॉईल करके सुबह और शाम गर्म पीना होगा। पहले 1 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा। मेडिसिन के साथ कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होगा। लियांग का सबसे पहला सवाल यही होता है कि मेडिसिन बिटर तो नहीं होगी। डॉक्टर जाओ हंसकर कहते हैं कि अच्छी मेडिसिन अक्सर बिटर होती है। वो प्रिस्क्रिप्शन सीधे जोंगशू को भेजने और हर्ब्स तैयार करवाकर रेजिडेंस पहुंचाने की बात कहते हैं। फिर जल्दी निकल जाते हैं ताकि जोंगशू दोबारा कॉल करके उन्हें हरी ना कराए। डॉक्टर के जाते ही लियांग आन जाओ से कहती है कि वो हर्बल मेडिसिन नहीं पीना चाहती। आन जाओ साफ जवाब देती हैं कि इस बारे में उसे मिस्टर साई से परमिशन लेनी होगी। लियांग मजबूरी में जोंगशू को कॉल करती है। वो थोड़ा झिझकते हुए अपनी पहचान बताती है, लेकिन जोंगशू कहता है कि उसे पता है किसका कॉल है। वो पूछता है कि डॉक्टर का एग्जामिनेशन पूरा हुआ या नहीं। लियांग मेडिसिन की बात शुरू करती है। उधर ऑफिस में जोंगशू बजट और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। स्टाफ मटेरियल्स और लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्वार्टरली बजट बढ़ने की बात कर रहा था। जोंगशू तुरंत एक गलत फिगर पकड़कर उसे दोबारा कैलकुलेट करने के लिए कहता है। कंपनी स्टाफ उसे साइट विजिट का सजेशन देते हैं और टी ब्रेक लेने के लिए भी कहते हैं, लेकिन जोंगशू उन्हें अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करने को बोलता है। इसी बिजनेस डिस्कशन के बीच उसका ध्यान फोन पर लियांग की बात पर भी था। उसे समझ आ जाता है कि लियांग बिटर मेडिसिन से बचना चाहती है। झाओयान से उसे पता चलता है कि ड्राइवर लियांग को बाहर लेकर गया है। जोंगशू इसके बाद अपने बाकी बिजनेस अरेंजमेंट्स में बदलाव करने लगता है।
शीये जोंगशू झाओयान को चेयरमैन यांग से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। वो पूछना चाहता है कि क्या चेयरमैन यांग उसी आफ्टरनून हैप्पी वैली में मीटिंग करना पसंद करेंगे। झाओयान को ये सजेशन अजीब लगता है क्योंकि चेयरमैन यांग की उम्र 62 साल थी। फिर भी वो कॉल करता है। कुछ देर बाद वो बताता है कि चेयरमैन यांग को हाई ब्लड प्रेशर है और वो रोलर कोस्टर से डरते हैं, इसलिए उन्होंने लोकेशन बदलने की रिक्वेस्ट की है। शीये जोंगशू मीटिंग के बाकी अरेंजमेंट्स कंफर्म करने को कहता है। कार तैयार करवाई जाती है और चेयरमैन यांग भी टाइम कंफर्म कर देते हैं। मीटिंग से पहले जोंगशू पूछता है कि चेयरमैन यांग टी पसंद करते हैं या कॉफ़ी। झाओयान बताता है कि उन्हें टी बहुत पसंद है, खासतौर पर पीप्यू इरह टी। उनके ऑफिस का टी सेट भी चाइना से मंगवाया गया था। कुछ देर बाद शीये जोंगशू चेयरमैन यांग से मिलता है। चेयरमैन यांग उसे देखकर बहुत खुशी जताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में काफ़ी सुना है। वो मानते हैं कि जोंगशू का पर्सनली उनसे मिलने आना उनके लिए सम्मान की बात है। शीये जोंगशू उनकी फॉर्मल तारीफ का पोलाइटली जवाब देता है। इसके बाद वो बिना ज़्यादा समय गंवाए कहता है कि उसे चेयरमैन यांग से एक काम में मदद चाहिए। चेयरमैन यांग उसे अपनी बात खुलकर रखने के लिए कहते हैं और उसका रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर हैप्पी वैली में लियांग अकेली घूम रही थी। उसके मन में बार बार आ रहा था कि शायद शीये जोंगशू सच में किसी ज़रूरी काम में बिजी हो। वो सोचती है कि क्या उसे खुद पहले कांटेक्ट करके बात क्लियर करनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसका ईगो उसे रोक देता है। वो खुद से कहती है कि हर बार उसे ही पीछे क्यों हटना चाहिए। तभी एक कपल उससे अपनी फोटोग्राफ लेने के लिए कहता है। लियांग उनकी मदद कर देती है। फोटोज देखकर दोनों खुश होते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। वे लियांग की खूबसूरती और स्किन की भी तारीफ करते हैं। इसके बाद लियांग एक पिकाचू डॉल के पास रुकती है। वो उसे कुछ देर तक देखती रहती है, लेकिन साइज उसे छोटा लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आकर पूछता है कि क्या उसे वो डॉल पसंद है। वो कहता है कि पिकाचू काफी क्यूट है। ली यांग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन वो आदमी अपना नाम चेंग जिनमू बताता है। वो कंट्री एक्स घूमने आया था और ली यांग से भी उसकी पहचान पूछता है। ली यांग बिना जवाब दिए निकलने लगती है। चेंग जिनमू उसे रोक कर कहता है कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहता है। वो वीचैट ऐड करने की रिक्वेस्ट करता है। ली यांग फिर भी रुकना नहीं चाहती। चेंग जिनमू सफाई देता है कि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। उसे ली यांग बहुत सुंदर लगी, इसलिए वो बस उसे जानना चाहता है। फिर वो दोबारा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है। वहीं शीये जोंगशू की चेयरमैन यांग के साथ बिजनेस कॉन्वर्सेशन जारी थी। चेयरमैन यांग उसे एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों तक शीये जोंगशू के आसपास किसी वुमन को नहीं देखा गया। उनके बिजनेस सर्कल में कई लोग उसकी शादी करवाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए अचानक उसके सेटल होने की खबर सभी के लिए सरप्राइज थी। चेयरमैन यांगली फैमिली की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो एक अच्छी फैमिली है। उनका मानना था कि इतने साल साई ग्रुप को पावरफुल बनाने के बाद अब जोंगशू को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके बाद बात पिछले महीने एक्वायर की गई जर्मन कंपनी पर आती है। चेयरमैन यांग उस डील की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हर तरफ चर्चा है कि साई ग्रुप अब यूरोप में और तेजी से एक्सपैंड करेगा। शीये जोंगशू इसे सिर्फ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंशन बताकर बात को छोटा कर देता है। चेयरमैन यांग उसकी मॉडेस्टी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो अपने फादर की उसी उम्र के मुकाबले ज़्यादा स्टेडी है। दूसरे एग्जीक्यूटिव्स भी एक्विजिशन के दौरान जर्मन यूनियन से हुई नेगोशिएशंस के बारे में पूछते हैं। जोंगशू कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स की बातचीत हुई। सारी टर्म साफ रखी गई और सामने वाले लोग अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करना जानते थे। मीटिंग खत्म होने पर चेयरमैन यांग को बाहर तक छोड़ने की बात होती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो बड़े आदमी हैं और कहीं रास्ता नहीं भूलेंगे। फिर कहानी दोबारा हैप्पी वैली में लियांग के पास लौटती है। चेंग जिनमू अब भी उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कह रहा था। लियांग बार बार मना करती है कि वो किसी स्ट्रेंजर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं करती। तभी उसके फ़ोन पर शीये जोंगशू का कॉल आता है। लियांग चेंग जिनमू से कहती है कि उसके हस्बैंड का कॉल है। चेंग जिनमू अब पीछे हट जाता है और कहता है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कॉल उठाते ही शीये जोंगशू पूछता है कि लियांग किससे बात कर रही थी। वो बताती है कि कोई आदमी उसे वीचैट पर ऐड करना चाहता था। जोंगशू तुरंत पूछता है कि उसने उसे ऐड किया या नहीं। ली यांग नहीं कहती है। उसके मुताबिक वो उस आदमी को जानती ही नहीं थी, इसलिए ऐड करने का कोई रीज़न नहीं था। जोंगशू उसके आसपास के नॉइस के बारे में पूछता है। फिर हल्के जेलस टोन में कहता है कि उसका पैर ठीक होते ही वो बाहर निकल गई, ताकि कोई आदमी उसे वीचैट पर ऐड कर सके। ली यांग बात बदलकर पूछती है कि क्या उसकी मीटिंग खत्म हो गई। जोंगशू हाँ कहता है। जब वो पूछती है कि वो हैप्पी वैली में क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि बिजनेस डिस्कस करने आया है और उसके बिजनेस पार्टनर को ये जगह पसंद है। अब ली यांग सुबह वाली नाराजगी सामने लाती है। वो पूछती है कि जोंगशू इतना बिजी था कि उसके कॉल का जवाब भी नहीं दे सका।
जोंगशु कहता है कि उसका फ़ोन बात पूरी होने से पहले ही बंद हो गया था। लियांग पूछती है कि फिर उसने किसी दूसरे फ़ोन से कॉल क्यों नहीं किया। वो खुलकर मानती है कि उसने जानबूझकर दोबारा कॉल नहीं किया था, क्योंकि उसे गुस्सा आया था। जोंगशु बहाना बनाने के बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि उसे किसी और फ़ोन से कॉल करना चाहिए था या झाओ यान को लियांग के पास भेजना चाहिए था। यांग कहती है कि उसे सच में इतना गुस्सा नहीं था और उसे अपॉलोजी की ज़रूरत नहीं। अब जोंगशू डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि हर्ब्स रेजिडेंस पहुंची या नहीं। लियांग बताती है कि मेडिसिन आ गई है, लेकिन वो उसे पीना नहीं चाहती। जोंगशू सरप्राइजिंग तरीके से कहता है कि अगर वो मेडिसिन नहीं चाहती तो उसे फोर्स नहीं किया जाएगा। वे ट्रीटमेंट का दूसरा तरीका ट्राई कर सकते हैं। वो बताता है कि डॉक्टर ने हर्बल मेडिसिन के साथ हॉट बाथ या हॉट स्प्रिंग सोक की सलाह दी है। हफ्ते में कम से कम 3 बार और हर बार 40 मिनट से ज़्यादा सोक करना होगा। लियांग को लगता है कि कंट्री एक्स में हॉट स्प्रिंग्स मिलना मुश्किल होगा। तब जोंगशू बताता है कि रेजिडेंस के बैकयार्ड में प्राइवेट हॉट स्प्रिंग पूल है। वो ये भी कहता है कि वो लियांग के साथ सोक करेगा। ये सुनते ही लियांग घबरा जाती है। उसे पता ही नहीं था कि घर में प्राइवेट हॉट स्प्रिंग है और वो जोंगशू के साथ वहां जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। रॉन्गशू पूछता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो ली यांग से ट्रायल मैरिज का मीनिंग पूछता है। ली यांग कहती है कि इसका मतलब ये चेक करना है कि दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं। जोंगशू उसी आंसर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ट्रायल के दौरान भी वे हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ हॉट स्प्रिंग में जाने में क्या गलत है। ली यांग कहती है कि वे अभी रिलेशनशिप के उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। जोंगशू जानना चाहता है कि वो कौन सा स्टेज है। वो उसे रिमाइंड करता है कि ट्रायल मैरिज का आइडिया खुद लियांग ने दिया था। उसी ने कहा था कि मैरिड लाइफ में साथ खाना, सोना और बातें करना शामिल हैं। जोंगशू के हिसाब से हॉट स्प्रिंग में साथ सोक करना भी उसी एक्सपीरियंस का पार्ट हो सकता है। लियांग कंप्लेंट करती है कि वो निगोशिएशन में एक्सपर्ट है और अब उसी स्किल से उसे बुली कर रहा है। जोंगशू पूछता है कि अपनी वाइफ के साथ हॉट स्प्रिंग में जाना कब से बुलिंग हो गया। आखिर लियांग साफ मना कर देती है। जोंगशू तुरंत उसकी बाउंड्री एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फिर दो ऑप्शन सामने रखता है। अगर हॉट स्प्रिंग नहीं जाना तो मेडिसिन पीनी होगी। शिए जोंगशू हैप्पी वैली में लियांग के पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो वहां कोई गेम या राइड एंजॉय करना चाहती है। लियांग उस समय खेलने से मना कर देती है। जोंगशू ड्राइवर को बुलाकर उसे सेफली रेजिडेंस वापस पहुंचाने के लिए कहता है। उसे खुद एक और मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो लियांग के साथ घर नहीं जा सकता था। वो बताता है कि आज रात लौटने में भी देर हो सकती है। ऑफिस लौटने के बाद झाओ यान शिए जोंगशू के सामने आफ्टरनून मीटिंग की फाइल्स और सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट्स रखता है। वो रिमाइंड करता है कि 4:30 बजे मीटिंग है और सभी डिपार्टमेंट्स को टाइम पर रेडी रहना होगा। शिए जोंगशू डॉक्यूमेंट्स देखते हुए अचानक मीटिंग का टाइम बदलकर 5 बजे कर देता है। वो झाओ यान से कहता है कि सभी डिपार्टमेंट्स को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। झाओ यान बिना सवाल किए तुरंत सभी को रिवाइज स्केड्यूल बताने निकल जाता है। तभी जोंगशू की सिस्टर शिए जियाजिया का कॉल आता है। वो एक्साइटमेंट में अपने भाई से गेस करने को कहती है कि वो कहाँ है, फिर खुद ही बता देती है कि वो उसकी कंट्री एक्स वाली कंपनी के बिल्डिंग ए की लॉबी में खड़ी है। उसके पास भाई के लिए कुछ गिफ्ट्स थे। जोंगशू अपना असिस्टेंट भेजने की बात करता है, लेकिन जियाजिया करेक्शन देती है कि झाओ यान सिर्फ असिस्टेंट नहीं, स्पेशली अपॉइंटेड सेक्रेटरी है। जियाज़िया बताती है कि उसे माँ से पता चला कि होने वाली सिस्टर इन लॉ किसी ट्रिप पर गई है। वो डाउट करती है कि लियांग जोंगशू के साथ ही है और दोनों फैमिली से छिपकर सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। वो कहती है कि गिफ्ट सीधे उसके घर ले जाकर खुद देख लेगी कि लियांग वहाँ है या नहीं। जोंगशू तुरंत कहता है कि वो घर पर नहीं है। जियाज़िया पूछती है कि क्या वो झूठ बोल रहा है। जोंगशू साफ मना कर देता है। तब वो झाओयान को लॉबी में भेजने के लिए कहती है। झाओयान नीचे आकर जियाज़िया से गिफ्ट लेता है। पैकेज काफ़ी भारी था। जियाज़िया मजाक करती है कि उसके भाई के गिफ्ट्स उठाना आसान नहीं है। वो खास इंस्ट्रक्शन देती है कि जोंगशू पैकेज ज़रूर खोले। अंदर उसकी सिस्टर इन लॉ के लिए एक लेटर भी है जो लियांग तक पहुंचना चाहिए। जियाज़िया अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी, इसलिए ऊपर भाई से मिलने नहीं जाती। जाने से पहले वो मैसेज देती है कि कंट्री एक्स से लौटने के बाद जोंगशू लियांग को फैमिली डिनर पर ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि उनकी माँ कई बार ये बात कह चुकी हैं। झाओ यान गिफ्ट लेकर शिए जोंगशू के ऑफिस में पहुंचता है। जोंगशू पूछता है कि जियाजिया कहाँ है। झाओ यान बताता है कि वो पैकेज देकर नीचे से ही चली गई। उसके दूसरे प्लान्स थे, इसलिए वो ऑफिस नहीं आई। जोंगशू गिफ्ट को वहीं रखने के लिए कहता है और अपने काम में वापस लग जाता है।
रात में जोंगशु गिफ्ट रेजिडेंस ले आता है। लियांग उसे देखकर पूछती है कि वो वापस आ गया। जोंगशु पैकेज उसकी तरफ बढ़ाकर बताता है कि ये जियाजिया की तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। लियांग पूछती है कि जियाजिया कौन है। जोंगशु बताता है कि वो उसकी सिस्टर है। उसने वाई कंट्री से आते समय कंट्री एक्स में फ्लाइट ट्रांसफर की और कंपनी के नीचे झाओ यान को गिफ्ट देकर चली गई। वो घर नहीं आई थी। लियांग कहती है कि उसकी तरफ से जियाजिया को थैंक्स कह देगी। जोंगशु को कुछ अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने थे, इसलिए वो ऊपर जाने से पहले लियांग को पैकेज खोलकर देखने के लिए कहता है। गिफ्ट खोलने पर लियांग को डिफ्यूज़र मिलता है, लेकिन साथ में आई मास्क देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर बॉक्स में मौजूद बाकी सामान देखकर उसकी कंफ्यूजन एम्बैरसमेंट में बदल जाती है। जानती थी कि जियाजिया वाई कंट्री में फाइनेंस पढ़ने वाली टॉप स्टूडेंट है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की कपल्स के इस्तेमाल वाली ये चीज़ें क्यों भेजेगी। लियांग को डाउट होता है कि असल में गिफ्ट ये जोंगशु ने खरीदा है और ब्लेम अपनी सिस्टर पर डाल दिया है। जोंगशु वापस आता है तो लियांग उससे सीधे पूछती है कि क्या ये सामान उसी ने खरीदा है। जोंगशु उल्टा पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। लियांग कहती है कि जियाजिया जैसी लड़की इंटीमेट ट्रूथ और डेयर गेम और कपल्स के लिए बनाई गई चीज़ें क्यों भेजेगी। क्या वो दूर बैठकर उन दोनों को ये गेम खेलते देखना चाहती है। जोंगशु पूछता है कि क्या लियांग खुद गेम खेलना चाहती है। लियांग उसकी बात पर और नाराज हो जाती है। तब जोंगशु बताता है कि जियाजिया ने पैकेज में एक लेटर भी रखा था। वो पूछता है कि एक्यूजेशन लगाने से पहले लियांग ने लेटर पढ़ा या नहीं। लियांग लेटर ढूंढकर पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा था, डियर सिस्टर इन लॉ, हैप्पी न्यूलीवेड लाइफ। जियाजिया लिखती है कि उसका भाई बाहर से किसी ओल्ड स्कूल ऑफिसर जैसा बिहेव करता है। शर्ट का आखिरी बटन तक बंद रखता है और हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन अंदर से वो बेहद रिप्रेस्ड है और कभी खुद पहला कदम नहीं उठाएगा। इसीलिए उसने अपनी सिस्टर इन लॉ की नई शादी को थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए कंट्री वाई में स्पेशली इंटीमेट डेयर्स बोर्ड गेम, फ्रेंच एरोमेथेरेपी, ब्लाइंड फोल्ड और कार्ड्स तैयार करवाए थे। लेटर में उनके इस्तेमाल की इंस्ट्रक्शंस भी थीं। जियाजिया लियांग से कहती है कि आज रात जागकर अपने भाई का फेक सीरियस मास्क हटा दे और उसकी वो साइड बाहर लाए जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। आखिर में वो लियांग को गुड लक कहती है। वो लिखती है कि जब इन चीज़ों का इस्तेमाल पूरा हो जाए तो उसे बता दे, वो और भी सामान भेज देगी। जियाजिया का पूरा लेटर पढ़ने के बाद लियांग को अपनी गलती समझ आ जाती है। शिए जोंगशु पूछता है कि वो किस बात पर हंस रही है। लियांग तुरंत हंसी रोककर लेटर उसकी तरफ बढ़ा देती है और कहती है कि अपनी सिस्टर की लिखी बातें वो खुद पढ़ लें। लेटर देखने के बाद जोंगशु चुप रहता है। लियांग अब मानती है कि ये अजीब गिफ्ट शायद सच में उसने नहीं खरीदा था। उसने बिना पूरी बात समझे उस पर गलत शक किया। वो झिझकते हुए सॉरी कहती है और मानती है कि फैक्ट्स चेक किए बिना उसे जोंगशु पर सारे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन जोंगशु पूछता है कि क्या सिर्फ सॉरी कह देना काफ़ी है। वो आराम से डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था और लियांग बिना पूरा मामला जाने उसके पास आकर उसे ब्लेम करने लगी। लियांग उसके करीब आने से पीछे हटने लगती है। जोंगशु पूछता है कि वो अब उससे छिप क्यों रही है। लियांग जानना चाहती है कि अपॉलॉजी के अलावा वो उससे और क्या चाहता है। शिए जोंगशु उसके बहुत पास आ जाता है। लियांग नर्वस होकर पूछती है कि वो इतना करीब क्यों खड़ा है। जोंगशु कहता है कि अगर ये गेम और बाकी चीज़ें उसने खुद भी खरीदी होती तब भी इसमें कोई गलत बात नहीं थी। आखिर दोनों लीगली मैरिड हस्बैंड वाइफ थे। वो साफ करता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने ली यांग को इसलिए टच नहीं किया क्योंकि वो उसे मेंटली तैयार होने का समय देना चाहता था। ली यांग उसकी बात समझती है, लेकिन हॉनेस्ट होकर कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है। वो जोंगशु से थोड़ा और समय मांगती है। टिया जोंगशु बिना गुस्सा किए उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। लियांग हैरानी से पूछती है कि क्या वो नाराज नहीं हुआ। जोंगशु जवाब देता है कि उसे नाराज होने की क्या जरूरत है। लियांग अगर अभी इंटीमेसी के लिए रेडी नहीं है तो वो उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। बात शांत होने के बाद शिया जोंगशु उसे एक नए इवेंट के बारे में बताता है। उसके एक बिजनेस एसोसिएट की कंपनी का ओपनिंग फंक्शन होने वाला था और उसे सपोर्ट दिखाने के लिए इनवाइट किया गया था। जोंगशु चाहता था कि लियांग भी उसके साथ चले। लियांग को आइडिया सुनते ही हेजिटेशन होने लगती है। वो कहती है कि उसका वहां जाना शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अगर वो गई तो किस आइडेंटिटी के साथ जाएगी। शिए जोंगशु उल्टा पूछता है कि वो किस आइडेंटिटी से जाना चाहती है। लियांग जानती थी कि जोंगशु के बिजनेस सर्कल के सभी लोगों को उसकी होने वाली एंगेजमेंट के बारे में पता चल चुका होगा। अगर वो वाइफ बनकर इवेंट में गई तो उनकी सीक्रेट मैरिज भी लोगों के सामने आ सकती थी। जोंगशु को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहता है कि लोगों को जानने दिया जाए। शिए जोंगशु की वाइफ सिर्फ ली यांग ही हो सकती है, लेकिन ली यांग दूसरा ऑप्शन रखती है। वो कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर
जा सकती है। जोंगशू गर्लफ्रेंड शब्द दोहराकर पूछता है कि इसमें और वाइफ बनने में क्या फ़र्क है। ली यांग समझाती है कि ये दोनों फैमिलीज़ के लिए सेफ़र होगा। अगर ट्रायल मैरिज सक्सेसफुल रहा तो बाद में सच बताया जा सकता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप काम नहीं करता तो दोनों क्वाइटली अलग हो जाएंगे। आउटसाइडर्स को बस यही लगेगा कि उनका ब्रेकअप हो गया। किसी को ये पता नहीं चलेगा कि दोनों लीगली मैरिड थे और बाद में डिवोर्स हुआ। इससे फ्यूचर में अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देने की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। शिए जोंगशू उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि मिसेस सी जो चाहती है वही होगा, इसलिए इवेंट में ली यांग उसकी गर्लफ्रेंड बनकर जाएगी। इसके बाद ली यांग फंक्शन के बारे में डिटेल्स पूछती है। इवेंट 2 दिन बाद था और अब उसे डिसाइड करना था कि वहाँ क्या पहनना सही रहेगा। रात में ली यांग बाथरूम से छिंग छिंग को वीडियो कॉल करती है। बैकग्राउंड देखकर छिंग छिंग समझ जाती है कि वो नहाने की तैयारी कर रही है। वो नए घर का बाथरूम देखकर कहती है कि न्यूलीवेड रेजिडेंस काफी लग्जोरियस है। ली यांग पूछती है कि उसने इतनी रात को वीडियो कॉल क्यों किया। छिंग छिंग बताती है कि वो जानना चाहती है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। वो जानना चाहती है कि शिए जोंगशू उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है और कहीं उसे बुली तो नहीं करता। ली यांग कहती है कि सब ठीक चल रहा है। छिंग छिंग उसके वेग आंसर से सेटिस्फाई नहीं होती। वो पूछती है कि ठीक का क्या मतलब है। आखिर लियांग बताती है कि उसने जोंगशू से कहा है कि वो अभी रेडी नहीं है और उसने उसे टाइम दे दिया। छिंग छिंग उसके हस्बैंड की तारीफ करती है कि वो रिस्पेक्टफुल है। फिर वो पूछती है कि दोनों पहले ही एक रात साथ बिता चुके हैं तो लियांग अब भी प्रिपरेशन के लिए समय क्यों मांग रही है। लियांग मानती है कि उसे थोड़ा डर लग रहा है। होटल वाली रात का एक्सपीरियंस उसके मन पर बहुत गहरा असर छोड़ गया था। वो उस समय अपने इमोशंस और एक्शंस पर कंट्रोल नहीं रख पाई थी। उसी तरह दोबारा कंट्रोल खोने का ख्याल उसे डराता है। छिंग छिंग प्यार के बारे में अपनी बात बताती है। उसके मुताबिक लव में इंसान कई बार कंट्रोल खो देता है। ज़रूरी ये है कि ली यांग उस आदमी पर भरोसा करे जिसके साथ वो खुद को भूल रही है। अगर भरोसा होगा तो उसे यकीन रहेगा कि वो आदमी उसे हर्ट नहीं करेगा। ली यांग शिए जोंगशू का नाम लेती है। वो मानती है कि वो अब भी उसे पूरी तरह नहीं जानती। चिंग-चिंग भी जोंगशू को ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जिस तरह वो बिहेव करता है, उससे उसे नहीं लगता कि वो ली यांग की परमिशन के बिना कोई सीमा पार करेगा। अगर उसने कहा है कि ली यांग के रेडी होने तक वेट करेगा, तो वो सच में वेट करेगा। वो अपनी फ्रेंड को आराम से टाइम लेने के लिए कहती है। किसी तरह की हरी की ज़रूरत नहीं थी। ली यांग उसकी बात समझ लेती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर कॉल ख़त्म कर देती हैं। कॉल ख़त्म होने के बाद भी ली यांग के दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। वो खुद को बार बार ज्यादा ना सोचने के लिए कहती है। उसे याद आता है कि जोंगशू ने साफ कहा था जब वो रेडी होगी तभी दोनों आगे बात करेंगे। फिर भी लियांग के मन में डाउट आता है कि शायद उसके मना करने से वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ होगा। अगले ही पल वो खुद से कहती है कि शिए जोंगशू जैसा आदमी इतनी सी बात से डिसअपॉइंटेड कैसे हो सकता है। रात काफी हो चुकी थी लेकिन जोंगशू बेडरूम में नहीं आया। लियांग बाहर निकलती है और उसे काउच पर सोता हुआ पाती है। योंगशु उसकी आहट से जाकर पूछता है कि वो अब तक सोई क्यों नहीं और बाहर किस लिए आई है। लियांग बताती है कि जब वो वापस नहीं आया तो वो उसे देखने चली आई। वो उसके लिए ब्लैंकेट भी लाई थी क्योंकि काउच पर सोने से उसे ठंड लग सकती थी। शिए जोंगशु उसके कंसर्न के लिए धन्यवाद देता है। फिर हमेशा की तरह उसे टीज करते हुए पूछता है कि वो इतनी रात तक क्यों जाग रही थी। क्या उसके बिना उसे नींद नहीं आती। लियांग तुरंत मना कर देती है, लेकिन जोंगशु उसे पिछली कुछ रातों की बातें याद दिलाता है। एक रात वो लगातार उसे देखती रही और आज खुद चलकर उसके पास आ गई। वो मजाक में पूछता है कि अगर वो ली यांग के अच्छे इंटेंशन का जवाब ना दे तो क्या ये गलत नहीं होगा। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। जोंगशु पूछता है कि क्या उन्हें उस रात की कुछ बातों की भरपाई अब नहीं करनी चाहिए। लियांग थोड़ी नर्वस हो जाती है। जोंगशु पूछता है कि क्या वो डर रही है और उसे दूर न छिपने के लिए कहता है। फिर वो सीधे सवाल करता है कि पिछले कुछ दिनों में लियांग ने होटल वाली रात के बारे में सोचा या नहीं। लियांग जानबूझकर कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो किस बारे में बात कर रहा है। जोंगशु दोबारा पूछता है कि क्या उसने सच में कुछ नहीं सोचा। लियांग आंसर देने से बचती है, लेकिन जोंगशु कहता है कि सही जवाब उसे पहले से पता है। वो बस लियांग से सुनना चाहता है। इसी बातचीत में लियांग कंप्लेन करती है कि जोंगशु का उसे फॉर्मल तरीके से बुलाना बहुत डिस्टेंट लगता है। उसे ये पसंद नहीं है। जोंगशु पूछता है कि फिर वो उसे क्या कहकर बुलाए, वाइफ, मिसेस सी या बेबी। लियांग शर्माते हुए कहती है कि वो जो चाहे कह सकता है। तब जोंगशु से पहली बार प्यार से वाइफ कहकर बुलाता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो अब थोड़ा और करीब आ सकता है। लियांग सवाल करती है कि अगर वो नहीं कहेगी तो क्या जोंगशु रुक जाएगा।
वो जवाब देता है कि लियांग की ओपिनियन उसके लिए ज़रूरी है, बाकी किसी बात में वो नहीं कहेगी, तो वो रुक जाएगा। लियांग आखिर उसे परमिशन दे देती है। कुछ देर बाद वो खुद जोंगशू को हस्बैंड कहती है। जोंगशू सुनने के बावजूद कहता है कि उसकी आवाज़ साफ नहीं आई। लियांग इस बार दोबारा उसे हस्बैंड बुलाती है। जोंगशू खुश होकर उसे गुड गर्ल कहता है। उस रात के बाद लियांग की उसके बारे में सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब तक उसे लगता था कि जोंगशू वर्ल्डली डिजायर से ऊपर रहने वाला बहुत प्रॉपर जेंटलमैन है, लेकिन जब उसका सीरियस मास्क हटा तब लियांग को उसकी एक बिल्कुल अलग साइड दिखाई दी। अगली सुबह लियांग की नींद खुलती है तो वो बेड पर कुछ ढूंढने लगती है। शिये जोंगशू पूछता है कि वो क्या खोज रही है और उसे थोड़ी देर और सोने के लिए कहता है। लियांग तुरंत बोलती है कि वो कुछ नहीं ढूंढ रही, फिर उसे भी वापस सोने के लिए कहती है। कुछ देर बाद दोनों प्रॉपरली जागते हैं। जोंगशू से मॉर्निंग विश करता है और पूछता है कि पिछली रात उसकी नींद अच्छी रही या नहीं। लियांग जवाब देती है कि वो बहुत अच्छी तरह सोई। जोंगशू से उठने के लिए कहता है। कंपनी का ग्रैंड ओपनिंग फंक्शन 10:30 बजे शुरू होना था और दोनों को अभी तैयार भी होना था। लियांग उसकी बात सुनने के बावजूद बेड से नहीं उठती। वो सिर्फ 5 मिनट और सोने की रिक्वेस्ट करती है। शे जोंगशू पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ बेड पर 5 मिनट और रुके। ये सुनते ही लियांग तुरंत उठने के लिए तैयार हो जाती है। वो जोंगशू को दूसरी तरफ मुड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे कपड़े बदलने हैं। जोंगशू पूछता है कि क्या वो अब भी उससे शाय हो रही है। फिर वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि बाकी बात रात में कंटिन्यू की जाएगी। उसे उम्मीद है कि मिसेस सी जल्द ही मैरिड लाइफ की इन बातों की आदत डाल लेगी। कुछ देर बाद कई आउटफिट्स बेडरूम में लाई जाती हैं। शिए जोंगशू ने ये पूछे बिना कि लियांग को कौन सी स्टाइल पसंद है अलग अलग ऑप्शंस मंगवाए थे ताकि वो खुद चुन सके। लियांग उनमें से एक एलिगेंट ड्रेस पसंद करती है। स्टाफ भी कहता है कि ये आउटफिट बहुत ग्रेसफुल है और ओकेजन के हिसाब से सूटेबल रहेगा। तैयार होकर लियांग जोंगशू से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। वो खुद कहती है कि आउटफिट काफ़ी एलिगेंट है और शायद उससे जोंगशू को किसी तरह की एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, लेकिन जोंगशू उसकी इस बात से खुश नहीं होता। वो लियांग से पूछता है कि क्या उसे पर्सनली ये ड्रेस पसंद है। लियांग ऑनेस्टली कहती है कि ज़्यादा नहीं। अगर वो इसे पहनकर इवेंट में गई तो उसे लगेगा कि वो लियांग नहीं रही, बल्कि सिर्फ एक परफेक्ट मिसेस सीए बनने की कोशिश कर रही है। शी जोंगशू उसे ब्लैक आउटफिट पहनकर आने के लिए कहता है। लियांग ड्रेस बदलकर उसके सामने आती है और उसे प्रॉपरली देखने के लिए घूमती है। जोंगशू ब्लैक आउटफिट फाइनल कर देता है। लियांग को लगता है कि ये ड्रेस शायद बहुत बोल्ड है और पावरफुल बिजनेस गेस्ट के सामने डिग्निफाइड नहीं लगेगी, लेकिन जोंगशू पूछता है कि उससे किसने कहा कि मिसेस सियाई को हर समय डिग्निफाइड ही दिखना होगा। वो बताता है कि बाकी ड्रेसेस पहनकर बाहर आने पर ली यांग के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। सिर्फ ब्लैक आउटफिट में वो खुद स्माइलिंग फेस के साथ बाहर आई थी। इसका मतलब उसे डिग्निटी दिखाने वाली ड्रेसेस नहीं, बल्कि यही आउटफिट पसंद था। शिए जोंगशू कहता है कि उसे दूसरों को प्लीज करने के लिए खुद को किसी फिक्स्ड मोल्ड में डालने की जरूरत नहीं है। लियांग मानती है कि उसे सिर्फ जोंगशू को एम्बैरस करने का डर था। वो जवाब देता है कि ली यांग जहाँ भी उसके साथ खड़ी होगी वहाँ अपने आप उसे अच्छा दिखाएगी, इसलिए उसे बस खुद जैसा रहना चाहिए। ली यांग फाइनली उसकी बात मान लेती है। फिर पूछती है कि क्या उसे उसका चॉइस चाइल्डिश लगा था। शिए जोंगशू सिर्फ इतना कहता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। इसके बाद दोनों इवेंट के लिए निकलने को तैयार हो जाते हैं। रास्ते में लियांग को याद आता है कि इवेंट के गेस्ट उनके रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। वो जोंगशू से पूछती है कि अगर किसी ने पूछा कि दोनों कैसे मिले तो क्या जवाब देंगे। वो सजेशन देती है कि कह देंगे फैमिली एल्डर्स ने उनकी मुलाकात करवाई थी, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि वे कितने समय से डेटिंग कर रहे हैं। लियांग कहती है कि दोनों बता सकते हैं कि रिलेशनशिप अभी शुरू हुआ है। जोंगशू पूछता है कि क्या लोग इस बात पर यकीन करेंगे कि रिलेशनशिप शुरू होते ही वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को इतने इंपॉर्टेंट ओपनिंग फंक्शन में लेकर आ गया। लियांग को ये बात सही लगती है, इसलिए वो उससे बेहतर आंसर पूछती है। जोंगशू एक पूरी स्टोरी तैयार कर देता है। वे कहेंगे कि दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, उनकी फैमिलीज कई जनरेशन से क्लोज हैं और वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बाद में दोनों अलग अलग जगह पढ़ाई करने चले गए और अब कुछ समय पहले दोबारा मिले। पुराना कनेक्शन होने की वजह से रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़ गया। लियांग को ये स्टोरी ठीक लगती है। वो जोंगशू को याद रखने के लिए कहती है ताकि गेस्ट के सामने कोई अलग आंसर देकर दोनों का झूठ ना खुल जाए। वेन्यू के पास पहुंचने पर जोंगशू देखता है कि लियांग नर्वस है। वो उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। लियांग उसका हाथ पकड़ती है और दोनों साथ अंदर चले जाते हैं।
इवेंट में पहुंचते ही बिजनेस एसोसिएट शिए जोंगशू का स्वागत करते हैं। वे लंबे समय बाद उससे मिलने की बात कहते हैं और साथ खड़ी ली यांग के बारे में पूछते हैं। दोनों ने रास्ते में गर्लफ्रेंड वाली आइडेंटिटी तय की थी, लेकिन शिए जोंगशू बिना झिझक ली यांग को अपनी वाइफ बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वो साफ कहता है, माई वाइफ ली यांग। ली यांग उसके अनएक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन पर कुछ नहीं कह पाती। सामने वाले गेस्ट तुरंत उसे मिसेस सीए कहकर ग्रीट करते हैं। वे उसकी एलिगेंट प्रेजेंस की तारीफ करते हुए जोंगशू को लकी बताते हैं। फंक्शन शुरू होने पर होस्ट प्रेसिडेंट जाओ को ओपनिंग डांस के लिए बुलाता है, लेकिन वो खुद डांस करने के बजाय शी जोंगशू को आगे कर देता है। जोंगशू ली यांग को साथ लेकर डांस फ्लोर पर जाता है। वो बहुत स्मूथली उसे लीड करता है। ली यांग उसकी तारीफ करती है कि वो अच्छा लीड कर रहा है। फिर उसके मन में जेलसी वाला सवाल आता है। वो पूछती है कि क्या जोंगशू ने पहले भी किसी के साथ डांस किया है। जोंगशू पूछता है कि वो अचानक ये बात क्यों जानना चाहती है। ली यांग कहती है कि बस क्यूरियोसिटी है। वो जवाब देता है कि उसने पहले डांस किया है। लियांग तुरंत और सीरियस हो जाती है, लेकिन जोंगशू आगे बताता है कि जब उसकी माँ ने उसे डांस सीखने के लिए फोर्स किया था, तब उसने मेल इंस्ट्रक्टर्स के साथ प्रैक्टिस की थी। वो पूछता है कि लियांग के और सवाल हैं क्या। लियांग जानना चाहती है कि क्या उसने किसी वुमन के साथ भी डांस किया है। जोंगशू उसके सवाल को टीज करते हुए दो हिस्सों में बांट देता है। क्या वो सिर्फ ये पूछ रही है कि उसने कभी किसी वुमन के साथ डांस किया, या ये जानना चाहती है कि उसने किसी दूसरी वुमन को कभी इतनी इंटीमेसी से पकड़कर डांस किया है। ली यांग उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों जोंगशू से छिपती नहीं हैं। कुछ देर डांस करने के बाद जोंगशू नोटिस करता है कि ली यांग टायर्ड हो रही है। वो पूछता है कि क्या उसे परेशानी हो रही है। लियांग कहती है कि वो ठीक है, बस काफ़ी समय बाद इतने हाई हील्स पहने हैं, इसलिए उसके पैरों में डिस्कम्फर्ट होने लगा है। ये सुनते ही जोंगशू इवेंट जल्दी छोड़ने का फैसला करता है। वो होस्ट से कहता है कि उन्हें अब जाना होगा, क्योंकि अगली सुबह उसकी एक मीटिंग है। होस्ट हैरान होता है कि पार्टी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन जोंगशू के बिजी स्केड्यूल को देखते हुए उसे रोकता नहीं। वो फंक्शन में आने के लिए दोनों को धन्यवाद देता है। लियांग भी कहती है कि उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और वो एक वंडरफुल इवनिंग थी। बाहर आने के बाद लियांग पूछती है कि क्या अगली सुबह सच में उसकी मीटिंग है। वो जानना चाहती है कि सिर्फ उसके पैरों की वजह से इवेंट जल्दी छोड़ना बिजनेस के हिसाब से ठीक था या नहीं। जोंगशू स्वीकार करता है कि इस समय उसका बिजनेस डिस्कस करने का मूड नहीं है। लियांग पूछती है कि फिर वो फंक्शन में आया ही क्यों था। जोंगशू बताता है कि वो लियांग का माइंड फ्रेश करने और उसे खुश करने के लिए आया था। वो ड्राइवर से घर जाने के बजाय उन्हें टॉप फ्लोर पर ले जाने के लिए कहता है। लियांग पूछती है कि ऊपर क्या है, लेकिन जोंगशू सिर्फ कहता है कि वहां पहुंचकर उसे खुद पता चल जाएगा। टॉप फ्लोर पर जाने से पहले जोंगशू लियांग को अपने शूज उतारने के लिए कहता है। वो उसे उठाकर ऊपर ले जाना चाहता था। लियांग तुरंत मना करती है। उसका कहना था कि वो अभी चल सकती है और ज़रूरत पड़े तो बैरफुट भी चली जाएगी, लेकिन जोंगशू उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है और प्यार से कसकर पकड़ने के लिए कहता है। लियांग बार बार कहती है कि वो खुद चल सकती है। जोंगशू मानता है कि उसे पता है, लेकिन वो फिर भी उसे कैरी करना चाहता है। लियांग पूछती है कि आखिर वो उसे कहाँ ले जा रहा है। वो बताता है कि उसे कंट्री एक्स का नाइट व्यू दिखाना चाहता है। ऊपर पहुंचकर ली यांग सामने का व्यू देखकर कहती है कि ये बहुत सुंदर है। वो पूछती है कि क्या जोंगशू पहले भी यहाँ आया है। जोंगशू बताता है कि बिजनेस के सिलसिले में कुछ बार आ चुका है। ली यांग का अगला सवाल होता है कि क्या वो पहले किसी और को भी यहाँ लेकर आया था। जोंगशू साफ कहता है कि नहीं, ली यांग पहली पर्सन है जिसे वो अपने साथ इस जगह लाया है। ठंडी हवा में जोंगशू पूछता है कि क्या उसे ठंड लग रही है। ली यांग बार बार कहती है कि वो बिल्कुल फाइन है और उसे ठंड नहीं लग रही। इसके बावजूद जोंगशू अपना कोट उसके कंधों पर डाल देता है और उसे ठीक से पहनने के लिए कहता है। कुछ देर बाद लियांग जोंगशू से पूछती है कि उसकी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। जोंगशू जवाब देता है कि एक भी नहीं। लियांग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो दोबारा कंफर्म करती है कि क्या सच में उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। जोंगशू कहता है कि वो इस बात पर झूठ क्यों बोलेगा। हाई हील्स की वजह से लियांग के पैरों में दर्द हो रहा था। वो जोंगशू से अपने फीट मसाज करने को कहती है। जोंगशू उसकी बात मानकर पैर दबाने लगता है। लियांग कंप्लेंट करती है कि उसके हाथ बहुत स्ट्रांग हैं और उसे थोड़ा जेंटली करना चाहिए। जोंगशू उसे डेलिकेट कहता है। लियांग मानने से मना करती है और कहती है कि प्रॉब्लम उसके डेलिकेट होने की नहीं, बल्कि जोंगशू के हाथों में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत होने की है। इसके बाद ली यांग फिर पर्सनल सवाल पर लौटती है। वो पूछती है कि जोंगशू हमेशा काम में इतना बिजी रहता है, तो क्या उसके पास डेटिंग के लिए कभी समय होता है। जोंगशू साफ जवाब देता है कि उसके पास समय नहीं होता।
तब ली यांग पूछती है कि अगर उसके पास रिलेशनशिप का समय ही नहीं है तो उसने एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों कही। उसे लगने लगता है कि शायद जोंगशू ने फैमिली प्रेशर की वजह से मैरिज एक्सेप्ट किया। उसके लिए ली यांग से शादी करना सिर्फ सबसे आसान और कन्वीनियंट ऑप्शन था। वो जानना चाहती है कि क्या जोंगशू सिर्फ सुविधा की वजह से उससे शादी के लिए तैयार हुआ। शिये जोंगशू साफ कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी अपना पूरा रीजन नहीं बताता। इसी बीच ली यांग उसका फोन मांगती है। जोंगशू पूछता है कि उसे फोन किस लिए चाहिए। ली यांग फोन लेकर उसकी फोटोग्राफ्स बनाने लगती है। जोंगशू पूछता है कि वो उसके फीट मसाज करने की फोटोज क्यों ले रही है। ली यांग कहती है कि ये याद के लिए हैं। इन फोटो से प्रूफ रहेगा कि इतना बड़ा सीईओ भी अपनी वाइफ के पैर दबा सकता है। तभी जोंगशू पिछली ड्रंकन नाइट की फोटोज की बात छेड़ देता है। ली यांग को उस रात ज्यादा कुछ याद नहीं था, इसलिए वो पूछती है कि जब वो नशे में कंट्रोल खो रही थी तब उसने उसे रोका क्यों नहीं। जोंगशू बताता है कि उस समय ली यांग ने दोनों आर्म्स उसकी गर्दन के चारों तरफ कस कर डाल रखी थी और छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब भी वो उसका फोन हटाने की कोशिश करता, ली यांग ऐसे रिएक्ट करती जैसे रोने वाली हो। इसलिए उसके लिए उसे रोकना आसान नहीं था। ली यांग को शौक लगता है कि जोंगशू ने उसकी ड्रंकन फोटोज अब तक संभाल कर रखी हुई हैं। वो नाराज होकर कहती है कि उसने उसकी एम्बैरसिंग हालत की पिक्चर्स रखी और अब खुद को सही भी समझ रहा है। वो फोन लेकर फोटोज देखने और डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन लॉक्ड था, इसलिए वो जोंगशू से पासकोड और अनलॉक करने के लिए कहती है। जोंगशू उसे याद दिलाता है कि फ़ोन उसका है। लियांग आर्ग्यूमेंट करती है कि फ़ोटोग्राफ्स उसी ने ली थीं, भले ही वे जोंगशू के डिवाइस में स्टोर्ड हों, इसलिए असली ओनरशिप उसकी होनी चाहिए। जोंगशू उसके लॉजिक को रिडिकुलस बताता है। दूसरी तरफ लियांग पूछती है कि उसकी ड्रंक और ह्यूमिलिएटेड हालत की पिक्चर्स रखने के बाद भी वो खुद को इनोसेंट कैसे मान सकता है। शिये जोंगशू कहता है कि उन फोटोज में लियांग ह्यूमिलिएटेड नहीं लग रही थी। लियांग पूछती है कि फिर वो कैसी लग रही थी। जोंगशू बहुत शांति से जवाब देता है कि वो काफी अच्छी लग रही थी। इन 7 दिनों की शुरुआत में ली यांग ने सोचा था कि ये सिर्फ एक ट्रायल मैरिज एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट जिसे दोनों अपनी मर्जी से कभी भी खत्म कर सकते हैं। उसके लिए इस शादी का मकसद सिर्फ दोनों फैमिलीज के एल्डर्स को शांत करना था। अगर रिलेशनशिप नहीं चला तो वे अलग हो जाते और अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते। लेकिन अब लियांग समझ चुकी थी कि शुरुआत से ही चीजें वैसी नहीं थी जैसी उसे दिखाई दे रही थी। जिसे वो एक सिंपल एग्रीमेंट और अपने लिए बचाए गए एस्केप रूट की तरह देख रही थी, वो असल में शिये जोंगशू का बुना हुआ एक जेंटल ट्रैप था। उस ट्रैप का नाम था डिवोशन। अब लियांग समझ चुकी थी कि शुरुआत से ही वो शिये जोंगशू के बुने हुए उस जेंटल ट्रैप में आ चुकी थी, जिसका नाम डिवोशन था। ली यांग ने आखिर उस पावरफुल आदमी के वन एंड ओनली स्वीट लव को एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ 7 दिनों के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।